युद्ध अध्याय 411 से 415। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 411 महान दयालुता। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 411 महान दयालुता। वो बेहोश हो गई। यू चे ने कहा। हुआ मिंगहाई पूरी तरह से कांप उठा और उसने अपने दांत भींच लिए, अपनी पूरी ताकत लगाकर उन आंसुओं को दबा दिया जो फूटने वाले थे। वो दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर घूमा और दर्द से बोला, मुझे पता है कि पिछले कुछ साल उसके लिए कितने दर्दनाक थे। उसके लिए मरना वास्तव में एक तरह की आजादी है, लेकिन मैं उससे बिना कुछ किए मुझे छोड़कर जाते हुए कैसे देख सकता हूँ। यह एक क्रूर निर्णय है जिसमें आपके पास कोई विकल्प नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसे चुनते हैं, वे सही और गलत दोनों होंगे। व्यक्तिगत रूप से इस तरह की भावना का अनुभव किए बिना इसे कभी नहीं समझा जा सकेगा। यू चे ने आह भरी, फिर अपना स्वर बदल दिया। हालांकि क्योंकि आप मुझसे मिले, आपकी पसंद और दृढ़ता सही है। आह। हुआ मिंगहाई ने अचानक उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। युन चे ने मुड़कर सीधे उसकी आंखों में देखा। मैंने पहले आपकी पत्नी के लक्षण बहुत ही कम देखे हैं और मैं उन्हें कमोबेश समझता हूँ। जाओ बाहर पहरा दो, किसी को भी अंदर मत आने दो। मेरी अनुमति के अलावा तुम अंदर नहीं आ सकते। तुम्हें पता होना चाहिए कि मरीज जितनी अधिक खतरनाक स्थिति में होता है, इलाज न करने का उतना ही अधिक कारण होता है। अशांत होना। यू चे की स्पष्ट अभिव्यक्ति को देखकर हुआ मिंगहाई ने उत्साह से कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक रास्ता है जियाओया को बचाने के लिए? आपके पास वास्तव में जियाओया को बचाने का एक तरीका है। मैं पूरी निश्चितता के साथ नहीं कह सकता। युन चे ने उसकी ओर घूरकर देखा। अगर तुम अभी मेरी नजरों से ओझल हो सकते हो तो सफलता की संभावना मोटे तौर पर 99% तक बढ़ सकती है। स्विश, टकराना। यू चे की आंखों के सामने एक भयंकर हवा चल रही थी और हुआ मिंगहाई पहले ही उसकी आंखों से ओझल हो चुका था, क्योंकि दरवाजे के जल्दी से बंद होने की आवाज गूंज रही थी। इस तरह की गति पूरी तरह से दुनिया को चौंका देने वाली थी, भूतों को रुला देगी और यू चे को होश आने से पहले काफी देर तक स्तब्ध कर देगी। इस बंदे ने किस प्रकार का आंदोलन कौशल विकसित किया। उनकी गहन शक्ति कमोबेश अंतिम चरण स्काई प्रोफाउंड में थी, फिर भी उनके आंदोलन कौशल इस हद तक भयानक थे। यू चे ने हुआ मिंगहाई को बाहर क्यों किया? इसका स्पष्ट कारण यह नहीं था कि वह परेशान होने से डरता था, बल्कि जिस तरह से वह जियाओया के साथ व्यवहार करने जा रहा था, उसे देखकर वह उससे डर गया था। आखिरकार यदि उसे कम से कम समय में जहर बाहर निकालना था तो उसे स्काई पॉइजन पल का उपयोग करना पड़ा। यदि उसने स्काई पॉइजन पल का उपयोग नहीं किया तो युन चे को ठंडे जहर को दूर करने के लिए 10 लाख गुना अधिक प्रयास करना पड़ा। क्योंकि ठंडा जहर पहले से ही 5 वर्षों से अस्तित्व में था और बहुत पहले ही रक्त के साथ मिल गया था और उसके पूरे शरीर में मेरिडियन। इसे पूरी तरह से खत्म करना न केवल बेहद परेशानी भरा होगा, बल्कि इसके साथ अत्यधिक जोखिम भी जुड़ा होगा। जहर के अलावा उससे बहुत गंभीर आंतरिक चोटें भी थीं। ठंडे जहर की मौजूदगी के कारण न केवल ये आंतरिक चोटें ठीक नहीं हुई, बल्कि वे दिन ब दिन बदतर होती गईं। युन चे के लिए उसकी आंतरिक विफलताएं ठंडे जहर से भी अधिक समस्याग्रस्त थीं। यू चे ने अपना बायां हाथ रू शियाओया के बिस्तर के सामने बढ़ाया और उसकी छाती पर रख दिया। स्काई पॉइजन पल की हरी चमक धीरे धीरे चमकी, फिर धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैल गई। स्काई पॉइजन पल की शक्ति के तहत ठंडा जहर जो पूरे 5 वर्षों से उसके शरीर में कहर बरपा रहा था, बिना किसी प्रतिरोध के जल्दी से समाप्त हो रहा था। गर्म तवे पर चींटियों की तरह हुआ मिंगहाई बाहर आगे पीछे चलती रही, लेकिन कदमों की आवाज निकालने की हिम्मत नहीं कर पाई। रात में थोड़ी ठंडी हवा चली, जिससे हुआ मिंगहाई का दिमाग कुछ हद तक तुरंत साफ हो गया। वह आमतौर पर बेहद सावधान व्यक्ति था, अन्यथा उसने रू जियाओया को अब तक नहीं रखा होता। फिर भी आज वह वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति को अपने वर्तमान छिपने के स्थान पर ले आया था जिससे वह पहली बार मिला था, और यहाँ तक कि उसे अकेले रू जियाओया के पास जाने दिया। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे लगा कि यह अकल्पनीय था। शायद ये यू चे के शरीर पर रहस्यमयी आभा थी जिसने उसके दिल की गहराई को एक अवर्णनीय आशा को जन्म देने की अनुमति दी थी। पूरा 1 घंटा बीत गया, लेकिन घर के अंदर से कोई आवाज नहीं आई। इससे हुआ मिंगहाई को बेहद अनिश्चितता महसूस हुई। उसने कई बार दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन हर बार जब उसे ऐसा महसूस होता तो वह खुद को रोकने की पूरी कोशिश करता। इस समय यू चे नहीं है, अंदर से हल्की फिर भी भारी आवाज नहीं आई, अंदर आओ। बिजली की तरह हुआ मिंगहाई ने दरवाजा खोला और अंदर घुस गई। उसने देखा कि कमरे में औषधीय सामग्री नहीं बदली थी। रू जियाओया अभी भी अपनी जगह पर पड़ी हुई थी, उसे हिलाया भी नहीं गया था।
वह तेजी से आगे बढ़ा और भावुक होकर बोला, जियाओया कैसी है? जैसे ही उसने ऐसा कहा, उसकी पुतलियां अचानक बड़ी हो गई, क्योंकि उसने चौंक कर देखा कि रू जियाओया के माथे पर गहरा नीला रंग पहले ही गायब हो चुका था। हुआ मिंगहाई का पूरा शरीर उत्तेजना से कांप उठा। उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसे रू जियाओया की छाती पर दबाया और अपनी गहन ऊर्जा से सावधानी पूर्वक जांच की। उसे अब कहीं भी ठंडे जहर का थोड़ा सा भी निशान महसूस नहीं हुआ। उसका कोई अवशेष भी नहीं मिला। उसके शरीर में ठंडा जहर पहले ही पूरी तरह से दूर हो चुका है। यून चे ने कहा, स्काई पॉइजन पल को रू जियाओया के शरीर से ठंडा जहर निकालने में संभवतः 1 घंटा कैसे लग सकता है। हालांकि अगर यह बहुत जल्दी होता तो यह अपरिहार्य था कि यह बहुत चौंकाने वाला होता, इसलिए यून चे थोड़ी देर के लिए बैठी रही और समय को 1 घंटे तक खींच लिया। हुआ मिंगहाई इतना प्रभावित हुआ कि वह खुद पर नियंत्रण नहीं रख सका। दोनों इस ठंडे जहर से पूरे 5 साल तक पीड़ित रहे। यह उनका सबसे भयानक दुष्स्वप्न था और वे किसी से भी अधिक जानते थे कि यह ठंडा जहर कितना भयानक था, यहाँ तक कि उन्होंने बहुत पहले ही इसकी असाधारण आशा रखना छोड़ दिया था। इस जहर का इलाज जब हुआ मिंगहाई यून चे को अपने साथ लाया तो उसे भी अत्यधिक आशा नहीं थी कि कोई चमत्कार होगा। बात बस इतनी थी कि वह आशा की इस आखिरी डोर को छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई चमत्कार वास्तव में और ईमानदारी से सामने आएगा उसकी आंखों के सामने। जियाओया, जियाओया। हुआ मिंगहाई ने रू जियाओया का हाथ पकड़ लिया और इतना भावुक हो गया कि वह असंगत रूप से बोला, क्या तुमने सुना? तुम्हारा जहर खत्म हो गया है, पूरी तरह से खत्म हो गया है। जियाओया, क्या तुमने सुनो? ठीक है, उसे परेशान मत करो, चलो बाहर चलते हैं। यून चे ने कहा, भले ही ठंडा जहर हटा दिया गया हो, लेकिन ठंडे जहर के 5 साल के क्षरण के कारण उसकी गहन शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई है। उसके आंतरिक अंग गंभीर रूप से थक गए हैं। यदि इन सभी वर्षों में पर्पल वेंड हेवन क्रिस्टल्स की बड़ी मात्रा में पोषण नहीं होता तो ठंडा जहर हटा दिए जाने के बाद वह अनिवार्य रूप से मर जाती। फिलहाल वह खतरनाक स्थिति से पूरी तरह बाहर नहीं निकली है। पूरी तरह से स्वस्थ होने के लिए उसे वास्तव में लंबे समय की आवश्यकता है। अभी उसे उचित आराम की जरूरत है। हुआ मिंगहाई ने तुरंत खुद को बात करने से रोक लिया और रू जियाओया के बिस्तर और कंबल की ठीक से देखभाल की। फिर उसने हल्के कदमों से यू चे का पीछा किया। यू चे ने एक छोटी बोतल निकाली और हुआ मिंगहाई को दी। बोतल के अंदर थोड़ी मात्रा में लाल रंग का तरल पदार्थ था। यह अग्निगुण सम्राट प्रोफाउंड ट्रू ड्रैगन का खून है। यह उस ठंडी ऊर्जा को फैला सकता है जो उन वर्षों के दौरान उसके शरीर में भर गई थी और उसकी जीवन शक्ति को भी बहाल कर सकती है। ड्रैगन के खून की कुल 10 बूंदें हैं। आपको 3 लीटर पानी में 1 बूंद डालनी है, फिर उसे कल से शुरू करके हर रोज 3 बूंदें पिलाएं। जब भी 1 महीना बीत जाए आपको 1 अतिरिक्त बूंद डालनी होगी। याद रखें, आपको अधिक बूंदें नहीं डालनी चाहिए, अन्यथा उसका शरीर इसे झेलने में सक्षम नहीं होगा। भले ही यह जेड बोतल के अंदर रखा हुआ था, हुआ मिंगहाई की मजबूत जागरूकता के साथ शुद्ध ड्रैगन आभा पूरी तरह से समझ में आ गई थी। वह ये भी जानता था कि रू जियाओया जैसे कमजोर शरीर के लिए जो ठंडी ऊर्जा से भरा हुआ था, एक सच्चे ड्रैगन का खून, यहाँ तक कि एक अग्निगुण सम्राट प्रोफाउंड ड्रैगन का खून, एक स्वर्गीय गोली से अलग नहीं था। हुआ मिंगहाई ने ड्रैगन का खून पी लिया और वह इतना द्रवित हो गया कि वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। आपने 5 साल तक उसकी देखभाल की है, इसलिए आपको ये स्पष्ट होना चाहिए कि उसकी आंतरिक चोटों को धीरे धीरे कैसे ठीक किया जाए और उसकी जीवन शक्ति कैसे बहाल की जाए। तुम्हें मेरी जरूरत से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे आपको याद दिलाने के लिए एक बात है, 3 महीने की अवधि के भीतर आप उसे पर्पल वेंड हेवन क्रिस्टल से नहीं हटा सकते। उसकी जीवन शक्ति इस समय सबसे निचले स्तर पर है, इसलिए यदि वह पर्पल वेंड हेवन क्रिस्टल से निकलती है तो किसी भी प्रकार की गलती संभवतः उसके जीवन को समाप्त कर सकती है। यू चे ने गंभीरता से कहा, मरते हुए लोगों को बचाना और घायलों को ठीक करना। उस समय वह हमेशा यही करता था और वह हमेशा इससे खुश रहता था। लेकिन अब उसकी उस तरह की मानसिकता नहीं रही, क्योंकि जितने लोगों को उसने मारा था उसकी तुलना में जितने लोगों को उसने बचाया था वह बहुत दूर था। धन्यवाद दाता। हुआ मिंगहाई का गला भावनाओं से भर गया, फिर अचानक घुटने टेक दिए। इस घुटने में पिछले घुटने की तुलना में अधिक बल था। पिछला घुटना अंतहीन अनिच्छा से भरा था, लेकिन ये घुटना इच्छा से भरा था। मैं हुआ मिंगहाई आपकी महान दयालुता को अपने पूरे जीवन भर याद रखूंगा। क्या मैं दाता से उसका महान नाम पूछ सकता हूँ? मैं हुआ मिंगहाई निश्चित रूप से आपको चुकाने के लिए अपनी सारी शक्ति का उपयोग करूंगा। कोई जरूरत नहीं है, मैं कभी कभार ही डॉक्टर की ड्यूटी करता हूँ। यून चे ने थोड़ी आह भरते हुए कहा, जहाँ तक मेरे नाम की बात है, मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूँ, मेरा नाम लिंग यून है।
इस नाम के प्रति हुआ मिंगहाई अविचलित थी। इसके बजाय उन्होंने पूछा, क्या लाभार्थी का असली नाम यू चे हो सकता है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यू चे की भौहें जोर से हिल गईं। बकवास, यह क्या है? मैंने केवल 2 बार अपने नाम की घोषणा की है और दोनों बार मैंने कहा कि यह लिंग युन था, फिर भी अन्य पक्ष मेरा असली नाम पुकारते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा नाम पहले ही इस हद तक फैल चुका हो कि डिवाइन फीनिक्स साम्राज्य में हर कोई मुझे जानता है? ये देखकर कि यू चे ने लंबे समय तक कुछ नहीं कहा था, हुआ मिंगहाई को पता था कि उसका अनुमान सही था। उन्होंने तुरंत जारी रखा, जब मैंने डिवाइन फीनिक्स संप्रदाय में घुसपैठ की तो मुझे यू चे नाम सुनने को मिला और उन्होंने उल्लेख किया कि यू चे ब्लू विंड नेशन से था। वह दिव्य फीनिक्स संप्रदाय का हिस्सा नहीं था, फिर भी उसके पास फीनिक्स वंश था। लाभार्थी ब्लू विंड नेशन से है और फीनिक्स लपटों का उपयोग कर सकता है। इसलिए मैंने हमेशा सोचा था कि लाभार्थी ये यू चे था। तो इसलिए युन चे को अंततः राहत मिली। ये स्पष्ट था कि यू चे नाम ज्यादा नहीं था, लेकिन लोग दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के बाहर के किसी व्यक्ति जिसके पास फीनिक्स वंश है पर ध्यान देंगे। हाँ, मैं वही युन चे हूँ जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। मैं इस बार डिवाइन फीनिक्स संप्रदाय के साथ इस मामले को निपटाने के लिए डिवाइन फीनिक्स सिटी आया था। यही कारण है कि मैं आपको फीनिक्स हेलियंथस देने को तैयार नहीं था। यू चे ने रात के आसमान की ओर देखा, फिर हुआ मिंगहाई को ऊपर उठाने में मदद की। ठीक है, अपनी पत्नी की देखभाल के लिए वापस जाओ। आपको मुझे धन्यवाद देने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जब वह अपनी ताकत वापस पा लेगी तो आपको उसे डिवाइन फीनिक्स सिटी से दूर ले जाना चाहिए और किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। हुआ मिंगहाई ने निसंकोच कहा, भले ही मैं एक चोर हूँ, मैं कृतज्ञता का ऋण चुकाना कभी नहीं भूलूंगा। मैंने पहले भी कहा है, जब तक आप मेरी पत्नी को बचा सकते हैं, मेरी जिंदगी आपकी है। अब से यदि दाता को मेरी किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो अपना मुंह खोलने में संकोच न करे। भले ही यह बेहद खतरनाक हो, मैं अपनी भौहें भी नहीं सिकुड़ूंगा। विशेष रूप से यदि उपकारी कुछ चाहता है, भले ही ये पवित्र आधार पर हो, मैं फिर भी उपकारी के लिए शुल्क लेने को तैयार हूँ। हुआ मिंगहाई के अंतिम शब्दों ने यू चे के दिल को झकझोर कर रख दिया। उसने अपने होंठ खोले, लेकिन इससे पहले कि वह बोल पाता, उसने उन्हें वापस निगल लिया। डिवाइन फीनिक्स सिटी में वह जिस चीज को सबसे ज्यादा चाहता था वह निस्संदेह डिवाइन फीनिक्स संप्रदाय का वर्ल्ड ऑफ द फीनिक्स था। यदि वह मूलभूत सूत्र और वर्ल्ड ऑफ द फीनिक्स के पहले 4 चरणों को प्राप्त कर सकता है तो वह पूरी तरह से अपनी फीनिक्स की गहन शक्ति में महारत हासिल कर लेगा और समझ जाएगा। लेकिन वर्ल्ड ऑफ द फीनिक्स डिवाइन फीनिक्स संप्रदाय की मुख्य कला थी। ये वर्ल्ड ऑफ द फीनिक्स भी था जिसने डिवाइन फीनिक्स संप्रदाय को प्रोफाउंड स्काई में नंबर 1 संप्रदाय बनने की अनुमति दी। वर्ल्ड ऑफ द फीनिक्स के लिए डिवाइन फीनिक्स संप्रदाय की सुरक्षा निश्चित रूप से बेहद कड़ी होगी। अगर हुआ मिंगहाई इसे चुराने के लिए अंदर जाता है तो उसके लिए अपनी जान गंवाना बेहद संभव था। वह आखिरकार दिव्य फीनिक्स संप्रदाय का वर्ल्ड ऑफ द फीनिक्स था। सामान्य चीजें बिल्कुल इसकी तुलना नहीं कर सकती हैं। उसने अभी अभी रू शियाओया से ठंडा जहर निकाला था। यदि हुआ मिंगहाई वास्तव में उसकी वजह से खुद को दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के भीतर स्थापित करता है तो ये दोनों को नुकसान पहुंचाने के समान होगा। युन चे के चेहरे पर झिझक की स्पष्ट झलक देखकर, साथ ही उससे अपने शब्द वापस लेते हुए हुआ मिंगहाई ने तुरंत कहा, दाता, क्या आप कुछ चाहते हैं? पूछने में संकोच न करें, मैं इससे पाने में निश्चित रूप से आपकी मदद करूंगा। अगर मैं इस दयालुता का बदला नहीं चुकाऊंगा तो मुझे कभी भी चैन नहीं मिलेगा। युन चे ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस आंदोलन कौशल का उपयोग करते हैं? हुआ मिंगहाई कुछ हद तक स्तब्ध थी, फिर थोड़ी झिझक के बाद कहा, यह मेरे हुआ परिवार का वंशानुगत आंदोलन कौशल है, एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 412 शिकार किया गया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। सावधान रहो धोखेबाज। अध्याय 412 शिकार किया गया। एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग। यह आंदोलन कौशल, क्या इसे किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है? यू चे ने गंभीरता से पूछा। हुआ मिंगहाई ने अपनी अभिव्यक्ति को शांत किया, फिर डर और पीड़ा में अपना सिर हिलाया। क्षमा करें दाता, आप मुझसे जो भी करवाना चाहते हैं मैं उसमें कभी संकोच नहीं करूंगा, लेकिन केवल इतना, एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग मेरे कबीले का स्वर्ग द्वारा हमें दिया गया खजाना है और हमारा सबसे बड़ा निषेध भी है जिसे कभी भी दूसरों तक नहीं पहुंचाया जा सकता है। मैं समझता हूँ। युन चे ने सिर हिलाया। एक कबीले की गहन तकनीकों को मूल रूप से फैलाया नहीं जाना चाहिए। मैं असभ्य हो रहा था। अपनी पत्नी का उचित ख्याल रखना। अपनी बात खत्म करने के बाद यू चे धीमे कदमों से निकल गया।
परोपकारी। मैं हुआ मिंगहाई ने यू चे की ओर जाते हुए देखा और शर्म से भरे चेहरे के साथ अपने दांत भींच लिए। यू चे ने उसे जो दिया था वह निस्संदेह आकाश जितना बड़ा उपकार था। वह केवल वही चीज आसानी से पूरा कर सकता था जो वह चाहता था, फिर भी वह ऐसा नहीं कर सका। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे दूसरे के प्रति कृतज्ञता का ऋण लेने से नफरत थी, इतनी बड़ी दयालुता की तो बात ही छोड़ दे। इस प्रकार की अनुभूति से उसके हृदय में असहनीय पीड़ा होने लगी। इसे दिल पर मत लो, यू चे ने पीछे की ओर इशारा करते हुए कहा। आपको इस समय अपनी सारी ऊर्जा अपनी पत्नी पर लगानी चाहिए, किसी ऐसी चीज से विचलित न हो जो मायने नहीं रखती। जीवन बचाना मेरे पापों का कुछ प्रायश्चित करने के उद्देश्य से भी माना जा सकता है। यदि आप वास्तव में मुझे चुकाना चाहते हैं तो अपनी पत्नी को शीघ्र स्वस्थ होने में मदद करने के लिए कड़ी मेहनत करें, जिससे मेरा उसे बचाना व्यर्थ नहीं जाएगा। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, यू चे की आकृति पहले ही रात के अंधेरे में गायब हो चुकी थी। हुआ मिंगहाई ने सामने की ओर देखा, बहुत देर तक एक भी शब्द नहीं बोला। उसके चेहरे पर एक जटिल अवर्णनीय अभिव्यक्ति थी, जैसे कि वह किसी चीज के बारे में तीव्रता से संघर्ष कर रहा हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप, वह व्यक्ति जो मानव जीवन को घास की तरह मानता है, जो बिना पलक झपकाए पूरे कबीले का सफाया कर देगा, वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए ऊर्जा बर्बाद करेगा जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। चमेली ने अत्यंत उदासीन स्वर में कहा। इससे साबित होता है कि मैं अभी भी स्वाभाविक रूप से एक अच्छा इंसान हूँ, है ना? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। चमेली ने गुर्राया। जब युन चे सराय में लौटा तब तक आधी रात हो चुकी थी। जब वह अपने कमरे में वापस गया तो जैसे ही वह दरवाजे पर खड़े होकर दरवाजा खोलने का इरादा कर रहा था, उसके हाथ अचानक अकड़ गए क्योंकि उसकी दोनों भौहें धंस गईं। उसके पूरे शरीर की सभी नसें भी तुरंत तन गई थीं, क्योंकि उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसके कमरे में कोई है। उसके कमरे में छिपा हुआ व्यक्ति छिपने में बहुत अच्छा था। यदि ये केवल उसकी गहन शक्ति से होता और आध्यात्मिक समझ से नहीं, तो उसके लिए अपने अस्तित्व का पता लगाना असंभव होता। एक बार जब उसने इस व्यक्ति के अस्तित्व को महसूस किया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। इसके तुरंत बाद ठंडक का एहसास हुआ। इस तरह की अनुभूति ने उसे बताया कि अंदर का व्यक्ति न केवल भयानक रूप से मजबूत था, बल्कि यह व्यक्ति उसे मारने के लिए यहाँ था। जल्दी चले जाओ, ये सम्राट गहन क्षेत्र के 8वें स्तर पर कोई है। उसने तुम्हें पहले ही पहचान लिया है। जैस्मीन की त्वरित चेतावनी के तहत यू चे के पास अब सोचने का समय नहीं था, क्योंकि वह स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो सराय से बाहर चला गया और तेजी से बाहर निकल गया। टकरा जाना, दरवाजा और दीवारें पूरी तरह से टूट जाने की आवाज उसके पीछे से आ रही थी, जैसे हवा की एक झुलसा देने वाली लहर भी पीछे से चिल्ला रही थी। इस तरह की जलन स्पष्ट रूप से थी। फीनिक्स लॉ, दिव्य फीनिक्स संप्रदाय से कोई। यू चे का दिल भारी हो गया। ये दिव्य फीनिक्स संप्रदाय का कोई व्यक्ति क्यों था, और यह हत्या का इरादा स्पष्ट रूप से उसे मौत की सजा देना चाहता था। क्या ऐसा हो सकता है? फेंग ज़िचेन, युन चे का दिल घूम गया। ऐसा लगता है कि यह उस समय की घटनाओं के कारण था जब उसने फॉलिंग फ्लेम मर्चेंट गिल्ड में दिन के उजाले में अपनी फीनिक्स लपटें प्रकट की थी और उसे दिव्य फीनिक्स संप्रदाय का शिष्य समझ लिया गया था, जिसने दिव्य फीनिक्स संप्रदाय को प्राप्त करने की अनुमति दी थी उसकी खबर। फिर उन्होंने सुरागों का पीछा किया और पता लगाया कि वह कहाँ रहता था। ऐसा लगता है जैसे वह तब बहुत लापरवाह हो गया था। वह हुआ मिंगहाई को देखने में इतना व्यस्त था कि वह अवचेतन रूप से इस महत्वपूर्ण तथ्य को भूल गया था। डिवाइन फीनिक्स सिटी में डिवाइन फीनिक्स संप्रदाय के जासूस हर जगह थे। यू चे की गति स्पष्ट रूप से सम्राट प्रोफाउंड के बाद के चरणों में एक मजबूत अभ्यासकर्ता से मेल नहीं खा सकती थी। 10 से भी कम सांसों में वह पहले ही उस बिंदु तक पीछा कर चुका था जहां उनके बीच केवल 60 मीटर की दूरी थी। फीनिक्स की लौ की एक तेज लहर हवा में फैल गई। उसे RIIIP फीनिक्स की लौ जो हवा में तेजी से प्रज्वलित हुई थी, विशेष रूप से रात के आकाश में चमकदार थी। युन चे फीनिक्स की लौ से बचते हुए तुरंत चकमा दे गया। फिर जैसे ही वह मुड़ने के लिए रुका, उसका दिल पसीज गया। उसका पीछा करने वाला व्यक्ति भी उससे पकड़े बिना रुक गया, क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसका दयनीय शिकार था जो उसकी पकड़ से बच नहीं सकता था। आप कौन है? यू चे ने भौहें सिकोड़ कर पूछा। दूसरे पक्ष की नजर उसके शरीर पर पड़ी, फिर ठंडे स्वर में हंसा। तुम्हारे पास वास्तव में फीनिक्स की गहन शक्ति की आभा है। आप वास्तव में अफवाह फैलाने वाले कमीने हैं। यू चे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सचमुच इतनी जल्दी पहुंच जाओगे। हे, यू चे ने बदले में ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, ऐसा लगता है जैसे आपका दिव्य फीनिक्स संप्रदाय मुझसे डर गया है। तुमसे डर लगता है?
सही, यू चे ने उपहास किया। मैं 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट में आपके डिवाइन फीनिक्स संप्रदाय के साथ खून के विवाद को खुले तौर पर और सम्मान पूर्वक निपटाने के इरादे से डिवाइन फीनिक्स सिटी आया था, लेकिन आप डिवाइन फीनिक्स संप्रदाय वास्तव में हत्या जैसी अप्रस्तुत विधि का उपयोग कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि तथाकथित दिव्य फीनिक्स संप्रदाय इतना ही है। हाँ, अधेड़ उम्र का व्यक्ति तिरस्कार पूर्वक हंसा। हमारे दिव्य फीनिक्स संप्रदाय की नजर में आप केवल एक छोटे से सरीसृप हैं जिसने हमारे संप्रदाय की रक्तरेखा चुरा ली है। मेरा संप्रदाय एक दयनीय छोटे सरीसृप से डरता है। सचमुच स्वर्ग जितना बड़ा मजाक। आज का दिन सिर्फ इसलिए है क्योंकि 13वां राजकुमार आपका जीवन चाहता है। जैसा कि अपेक्षित था, यू चे की नजर और भी ठंडी हो गई। ब्लू विंड का एकमात्र सरीसृप वास्तव में 13वें राजकुमार को अपमानित करने का साहस करता है। भले ही ब्लू विंड सम्राट आपकी ओर से माफी मांगने के लिए घुटने टेक दे, आपको आज रात जीने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। हालांकि मेरे फैंग चिहुओ के हाथों मरना, जब आप पाताल लोक में जाते हैं और प्रवेश करते हैं तो डींगे हाँकने के लिए पर्याप्त है। पुनर्जन्म चक्र। शांति से अपने निर्माता से मिले। फैंग चिहुओ का शरीर हिल गया, फिर उसने अचानक यू चे पर धावा बोल दिया और उसकी 5 अंगुलियों में फीनिक्स की लपटें जल उठी, जिसका निशाना यू चे की छाती थी। ये स्पष्ट था कि वह उसे एक ही वार में मार डालना चाहता था। सम्राट गहन क्षेत्र का 8वां स्तर, एक वास्तविक उच्च स्तरीय सिंहासन, केवल पृथ्वी गहन क्षेत्र में एक के विरुद्ध। यदि तत्काल हत्या असंभव होती तो भी उसे लगता कि यह हास्यास्पद है। जैसे ही युन चे ने स्टार गॉड की टूटी हुई छाया पर कदम रखा, उसकी नजर चमक उठी और उसने तुरंत 3 झूठी छवियों को अलग कर दिया, जिससे फैंग चिहुओ की पकड़ चूक गई। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपने शरीर की सारी गहन ऊर्जा एकत्र की और तेजी से दक्षिण की ओर भाग गया। जैसे ही उसने खाली हवा पकड़ी, फैंग चिहुओ स्तब्ध रह गया। वह वास्तव में स्पष्ट रूप से ये देखने में असमर्थ था कि यू चे ने उसकी दृष्टि को कैसे चकमा दिया था, और जिस गति से यू चे भाग गया था उसने उसे और भी अधिक चौंका दिया था। वह स्पष्ट रूप से केवल पृथ्वी गहन क्षेत्र में था, लेकिन उसकी गति नहीं थी निम्न स्तर के सिंहासन से कमहीन। हम्फ, जैसी कि उम्मीद थी, उसके पास कुछ कौशल है। फैंग चिहुओ ने ठंडे स्वर में नाक भान सिकोड़ ली, क्योंकि उसके दिल में गुस्से की एक झलक उभर आई। हालांकि युन चे की गति उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक तेज थी, फिर भी इस प्रकार की गति उसके हाथों से बच नहीं सकती थी। इसके अलावा युन चे के पास केवल पृथ्वी गहन क्षेत्र में गहरी ताकत थी। उसके लिए उड़ना असंभव था, इसलिए उसके पास जमीन पर दौड़ने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था, जिसका मतलब था कि वह कभी भी अपनी दृष्टि रेखा या अपनी धारणा से बच नहीं सकता था। बच्चे, देखते हैं तुम कहां भागोगे। फैंग चिहुओ गुर्राया। उसका पूरा शरीर यू चे के पीछे धनुष से तीर की तरह उड़ गया। चौंकाने वाली गति के साथ हवा के टूटने की असाधारण कान भेदी आवाज आई। गति में विशिष्ट अंतर के तहत कई दसियों सांसों के भीतर युन चे को एक बार फिर 60 मीटर के अंतर तक पीछा किया गया। यू चे, जो भाग रहा था, अचानक फिर से घूमा और हवा में फैंग चिहुओ पर एक काली काली चीज फेंक दी। आकाश में ढलता चंद्रमा प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आग द्वारा दृश्य से पूरी तरह छिपा हुआ था, जिससे रात स्याही की तरह काली हो गई थी। फैंग चिहुओ ने अपने सामने एक तेज सीटी की आवाज सुनी, फिर भी वह स्पष्ट रूप से नहीं देख सका कि यह क्या था। उसने इसमें बाधा डालने के लिए अपने शरीर का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि दूसरे पक्ष ने जहरीला जहर फेंक दिया था। वह तेजी से चकमा देकर किनारे चला गया, और एक बार जब वह उसके पास से निकल गया तो उसने स्पष्ट रूप से देखा कि यह केवल एक साधारण पत्थर था। यह शायद एक यादृच्छिक पत्थर था जिसे युन चे ने भागने के दौरान लापरवाही से उठा लिया था। हुश, हवा में किसी चीज के टूटने की आवाज एक बार फिर गूंजी और फैंग चिहुओ की निगाहें तिरस्कारपूर्ण हो गईं। पत्थर को हल्के से थपथपाते हुए टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसने उपहास किया, सचमुच एक प्रफुल्लित करने वाला संघर्ष। क्या तुम अभी भी अपने स्वामी के हाथों से बचने का सपना देख रहे हो? कुछ सांसों के बाद यू चे का पहले ही 45 मीटर की दूरी तक पीछा किया जा चुका था। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी और वह फिर से घूम गया, जैसे एक बार फिर उसके हाथ से एक काली वस्तु उड़ गई। 45 मीटर की दूरी पहले से ही फैंग चिहुओ की आक्रमण सीमा के अंदर थी। उसने अपने हाथ में गहन ऊर्जा को एकत्रित करना शुरू कर दिया और सीधे उस वस्तु से मिल गया। बिना ये देखे कि वह क्या था, उसने लापरवाही से उसे थप्पड़ मार दिया। बूम! डिवाइन फीनिक्स सिटी की शांत आधी रात में 9 आकाशों से तेज गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी। एक प्रचंड ऊर्जा तूफान हवा में तेजी से फूटा। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में कोई बेहद शानदार आतिशबाजी फूट पड़ी हो। पहले 2 पत्थर यू चे द्वारा फेंके गए एक दिखावा मात्र थे, लेकिन तीसरा स्वर्गीय विनाशक गोला था जिसे युन चे ने जियोवई के शरीर से प्राप्त किया था।
हेवन डेसिमेटिंग ओक की शक्ति अतुलनीय रूप से बड़ी थी, जो एक निम्न स्तर के सिंहासन को गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त थी। फेंग चिहुओ की क्षमताओं के साथ अगर उसने बचाव के लिए अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया होता, तो वास्तव में हेवन डेसिमेटिंग ऑर्ब के लिए बड़ी चोटें लाना मुश्किल हो सकता था। हालांकि बिल्ली का पीछा करते हुए चूहे के खेल की तरह वह युनचे का पीछा करता था, लेकिन उसने बिल्कुल भी बचाव नहीं किया। हेवन डेसिमेटिंग ऑर्ब के कारण लगी आग के अंदर उसका पूरा बायां हाथ अंदर से पूरी तरह से झुलस गया था, जिससे ताजा खून टपक रहा था। उसका पूरा फीनिक्स वस्त्र टुकड़े टुकड़े हो गया था। यह इतना शक्तिशाली था कि उसकी छाती, दोनों बाहें और चेहरा भी हर जगह घावों से भर गया था। उसके बाल भी आधे उलझ गए थे, जो किसी न किसी अव्यवस्था के क्षेत्र में बदल गए थे। वह अत्यंत दुखी लग रहा था। जहां तक युनचे का सवाल है, वह बहुत पहले भाग गया था, उसका कोई निशान नहीं मिला। हालांकि कई घाव थे, वे सभी मामूली चोटें थीं, केवल उसके बाएं हाथ पर लगी चोट थोड़ी गंभीर थी। अपनी बाहरी चोटों की तुलना में फेंग चिहुओ की छाती गुस्से से लगभग फट गई थी। उसने बुरी दृष्टि से अपनी बांह की ओर देखा, जैसे उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह दिव्य फीनिक्स संप्रदाय का एक भव्य उच्च स्तरीय सिंहासन वास्तव में अर्थ प्रोफाउंड दायरे के एकमात्र कनिष्ठ द्वारा इतने दयनीय आकार में बदल दिया गया था। यह उनके पूरे जीवन का सबसे बड़ा अपमान था। युनचे, मैं तुम्हारे 10,000 टुकड़े करने जा रहा हूँ। फेंग चिहुओ के बाल सीधे खड़े हो गए क्योंकि उसका पूरा शरीर भीषण आग से जल गया था। तेज दहाड़ और प्रचंड क्रोध के साथ उसने आगे बढ़ने के लिए अपनी सबसे बड़ी गति का उपयोग किया। उसकी धारणा भी अपनी अधिकतम सीमा तक जारी हो गई थी। कुछ दूरी तक अपनी सबसे तेज गति से दौड़ने के बाद युनचे ने गति धीमी कर दी, फिर अपनी गहन शक्ति के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया। एक भागने वाले के लिए रात का समय छिपने के लिए सबसे अच्छा समय था, लेकिन साथ ही पूरी तरह से शांत रात में यहाँ तक कि सबसे सूक्ष्म हलचल भी सन्नाटे के माध्यम से गूंजती थी। फेंग जिचेन ने वास्तव में रैंकिंग टूर्नामेंट से पहले किसी को उसे मारने का आदेश दिया था, और उसकी लामबंदी वास्तव में इतनी तेज थी। उससे पहले ही खोजा जा चुका था, और डिवाइन फीनिक्स सिटी भी डिवाइन फीनिक्स संप्रदाय के जासूसों से भरा हुआ था। उस स्थिति में रैंकिंग टूर्नामेंट से पहले डिवाइन फीनिक्स सिटी उनके रहने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं रह गया था। सुबह होने से पहले उसे फेंग चिहुओ के पीछा से छिपकर रहना पड़ा और उसी समय डिवाइन फीनिक्स सिटी छोड़ना पड़ा। चूंकि इस समय उसकी तलाश की जा रही थी, युनचे का दिमाग खुद को सबसे स्पष्ट स्थिति में पा रहा था। अंधेरे के अंदर डिवाइन फीनिक्स सिटी में एक ऐसी जगह जिससे वह बिल्कुल भी परिचित नहीं था, वह अपनी छिपने और भागने की क्षमताओं को अपने चरम पर प्रदर्शित कर रहा था। एक अजीब और अप्रत्याशित रास्ते पर चलते हुए वह तेजी से डिवाइन फीनिक्स सिटी के दक्षिणी हिस्से के पास पहुंचा। रात धीरे धीरे समय बीतता गया और पूर्वी आकाश से धुंधलके का दूधिया सफेद रंग झलकने लगा। युनचे पहले से ही अपनी दृष्टि के क्षेत्र में डिवाइन फीनिक्स सिटी के ऊंचे राजसी दक्षिणी द्वार को देख सकता था, और इस असीमित रात में फेंग चिहुओ, जो पागलों की तरह उससे ऊपर की ओर खोज रहा था, उसे उसका कोई निशान नहीं मिला। युनचे ने एक गहरी सांस ली, खुद को पूरी तरह से प्राकृतिक दिखाया और फिर शहर के गेट की ओर चल दिया। जैसे ही वह निकट आया, दो भारी बख्तरबंद शहर रक्षकों ने उसे रोक दिया। शाही से आदेश महल, आज सुबह 7 बजे से पहले किसी को भी शहर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। उल्लंघन करने वालों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 413 गहरा हैंडल उजागर। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 413 गहरा हैंडल उजागर। 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट 10 दिनों से अधिक समय तक चला, और डिवाइन फीनिक्स सिटी में आने वाले लोगों की आमद दिन ब दिन बढ़ती हुई कही जा सकती है। इस समय शहर के फाटकों को अचानक कैसे बंद किया जा सकता है? सबसे बड़ी संभावना ये थी कि फेंग चिहुओ इस बात से नाराज था कि वह उसे पूरी रात नहीं ढूंढ सका। चूंकि वह इस हद तक गुस्से में था कि वह कई बार बेहोश हो जाता था और होश में आ जाता था, इसलिए उसने शहर के फाटकों को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश जारी करने के लिए फेंग जिचिन से संपर्क किया, जिससे लोगों को प्रवेश करने की अनुमति मिले लेकिन बाहर जाने की नहीं। युनचे 2 कदम पीछे हट गया। कुछ विचार तेजी से उसके दिमाग में कौंधे, फिर वह अचानक तेज हो गया और आगे बढ़ते हुए उसने 2 सिटी गार्डों को जबरदस्ती एक तरफ धकेल दिया। उसे रोको। युनचे की कार्रवाई एक सींग के घोंसले में छेद करने से अलग नहीं थी। आसपास के कई दसियों सिटी गार्ड तुरंत वहां पहुंचे। युनचे ने ड्रैगन फॉल्ट उठाया और अपने आसपास देखे बिना ही आगे बढ़ गया। निडर भारी तलवार की ताकत प्रलय के दिन के तूफान की तरह थी, जिसने चारों ओर से उड़ रहे शहर के रक्षकों को बेरहमी से तितर-बितर कर दिया। वे काफी देर तक उठ नहीं सके और उनके हाथ में मौजूद हथियार भी तुरंत नष्ट हो गए।
ये तथ्य कि आकाश केवल थोड़ा सा उज्जवल था, इस तथ्य से जुड़ गया कि डिवाइन फीनिक्स सिटी में कोई भी उतावला होने की हिम्मत नहीं करेगा। इसका मतलब था कि शहर के रक्षक अपेक्षाकृत कमजोर थे। भले ही उन्हें शहर की नाकाबंदी करने का आदेश मिला था, फिर भी शहर के द्वार खुले थे, बंद नहीं। युन चे द्वारा बाधाओं को दूर करने के बाद उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना वह पहले ही बेहद तेज गति से शहर के द्वार से बाहर निकल चुका था। जैसे ही उसने शहर के बाहर कदम रखा, उसने स्नो फीनिक्स को बुलाया, फिर दूर उड़ गया। जल्दी भगवान चिहुओ को सूचित करें, एक नगर रक्षक अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। 15 मिनट बाद शहर के फाटकों के ऊपर गर्मी की लहर दौड़ गई, जो सीधे उस दिशा में चली गई जिस दिशा में यूचे भाग गया था। ये बिल्कुल फेंग चिहुओ था। फेंग जिचेन ने उसे गुप्त रूप से यूचे की हत्या करने का आदेश दिया था। न केवल इसके बारे में किसी को पता नहीं था, बल्कि उसे कोई निशान भी नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन ये स्पष्ट था कि फेंग चिहुओ पहले से ही अपने गुस्से से परेशान था। युन चे को पूरी तरह से मारने के लिए उसने इतना हंगामा भी किया था। आखिरकार एक अर्थ प्रोफाउंड जूनियर द्वारा एक पस्त और थकी हुई अवस्था में उसके साथ खेला जाना एक ऐसा अपमान था जो उसने पहले कभी नहीं सहा था। अगर उसने यूचे को नहीं मारा तो उसके दिल में नफरत को खत्म करना मुश्किल होगा। स्नो फीनिक्स बीस्ट की गति स्वाभाविक रूप से यूचे से कई गुना तेज थी। भले ही फेंग चिहुओ सही दिशा में खोज रहा हो, लेकिन थोड़ी देर में उसे पकड़ना असंभव था। हालांकि यूचे डिवाइन फीनिक्स सिटी के बाहर के इलाके से पूरी तरह अपरिचित था। कैंग यू ने उसके लिए जो नक्शा तैयार किया था उसमें केवल ब्लू विंड इंपीरियल सिटी से डिवाइन फीनिक्स सिटी तक का मार्ग, साथ ही डिवाइन फीनिक्स सिटी की मूल संरचना शामिल थी। डिवाइन फीनिक्स सिटी के बाहर स्थलाकृति के बारे में कोई निशान या कुछ भी नहीं था। वह फेंग चिहुओ को पूरी तरह से दूर करने के लिए जगह ढूंढने में सक्षम था या नहीं, यह पूरी तरह से भाग्य पर छोड़ दिया गया था। और यह अपरिहार्य था कि फेंग चिहुओ दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के सदस्य के रूप में इस क्षेत्र से बेहद परिचित थे। उसी समय भले ही स्नो फीनिक्स की गति तेज थी, वह जहां भी जाती थी अपने पीछे ठंडी हवा का एक टुकड़ा छोड़ जाती थी, जो संभवतः एक निशान में बदल जाती थी जिसका अनुसरण किया जा सकता था। यूचे के आग्रह के तहत स्नो फीनिक्स की गति अंततः अपने चरम पर पहुंच गई। बिजली की एक लकीर की तरह वह तेजी से आकाश में उड़ गई। पलक झपकते ही ये डिवाइन फीनिक्स सिटी से कई दसियों किलोमीटर दूर हो चुका था। आगे बढ़ते हुए यूचे की अभिव्यक्ति शांत लेकिन उदास थी। डिवाइन फीनिक्स सिटी के आसपास का अधिकांश स्थान विशाल था, छिपने के लिए जगह ढूंढना कठिन था। 1 घंटे के बाद भी पीछे से पीछा किए जाने का एहसास नहीं हुआ, लेकिन यूचे ने बिल्कुल भी आराम नहीं किया। उसे यकीन था कि फेंग चिहुओ उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। उसके आगे न निकल पाने का कारण ये था कि स्नो फीनिक्स फेंग से धीमी नहीं थी, चिहुओ बहुत ज्यादा। यू चिहुआ मिंगहाई के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका। गहन ताकत के स्तर के मामले में वह फेंग चिहुओ के 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं था। हालांकि गति के मामले में वह फेंग चिहुओ से कहीं अधिक तेज था। यदि वह उस एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग को विकसित कर सकता है तो वह आसानी से फेंग चिहुओ को फेंक सकता है। उनके पास एकमात्र गहन संचलन कौशल स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो था। भले ही स्टार गॉड की ब्रोकन शैडो अतुलनीय रूप से रहस्यमय थी, ये युद्ध तक ही सीमित थी। इसके अस्तित्व ने भारी तलवार की सबसे बड़ी खामी को पूरी तरह से पूरा कर दिया, जिससे युनचे को अभी भी एक भारी तलवार चलाने की इजाजत मिली जिसका वजन एक प्रेत की तरह कई दसियों हजार किलोग्राम था। लेकिन स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो की सक्रियता केवल तात्कालिक लघु विस्थापन थी। इसका उपयोग सामान्य उच्च गति आंदोलनों के लिए बिल्कुल नहीं किया गया था। युनचे के दक्षिण पश्चिम की ओर पहाड़ों की एक अंतहीन श्रृंखला दिखाई दी। पर्वत श्रृंखला के अंदर असंख्य पर्वत चोटियां थीं। सबसे ऊंचा पर्वत कम से कम 3000 मीटर ऊंचा था। जैसे ही उसने दिशा बदली, तेजी से पहाड़ों की कतार की ओर बढ़ा, उसका दिल हिल गया। जल्द ही वह टूटते तारे की तरह पर्वत श्रृंखला में घुस गया। जैसे ही उन्होंने पर्वत श्रृंखला में प्रवेश किया, एक असामान्य झुलसाने वाली अनुभूति आगे बढ़ी, जिससे कुछ पक्षी चौंक गए। वे इधर उधर बिखर गए। ये पक्षी पूरी तरह से लाल रंग के थे और उनके शरीर से एक उग्र आभा निकल रही थी। जैसे ही उसने पर्वत श्रृंखला में प्रवेश किया, उसे थोड़ी ठंडी पहाड़ी हवा महसूस करते हुए हर जगह हरी घास दिखनी चाहिए थी। लेकिन एक बार जब यूचे गहराई में गया तो उसे वास्तव में महसूस हुआ कि हवा विशिष्ट रूप से गर्म हो गई थी। हर जगह हर तरह की वनस्पति भी उगती थी, लेकिन यहाँ ज्यादातर पौधे लाल रंग के थे। इसके अलावा उन सभी ने प्रज्वलित लौ की गंध छोड़ी। रास्ते में उसे जिन 90% गहरे जानवरों का सामना करना पड़ा, वे सभी अग्निगुण वाले गहरे जानवर थे। मुझे यह न बताएं क्योंकि यह स्थान डिवाइन फीनिक्स सिटी के करीब है और इसका डिवाइन फीनिक्स सिटी के भीतर मजबूत अग्नि तत्व से कुछ लेना देना है।
2 घंटे तक इधर उधर उड़ने के बाद भी फैंग चिहुओ के पीछे से आने का कोई निशान नहीं था, जैसे कि उसने उसे पूरी तरह से फेंक दिया हो। युन चे की गति धीमी हो गई और स्नो फीनिक्स आसमान से नीचे गिरने लगे, जब तक कि वे पहाड़ों की कई परतों में छिपने के लिए 300 मीटर ऊंचे भी नहीं थे। युन चे के दिमाग में अचानक जैस्मिन की धीमी आवाज गूंजी, ये जगह सामान्य से कुछ अलग है। सामान्य से भिन्न? आप कहाँ की बात कर रहे हैं? युन चे ने तुरंत पूछा। मैंने सोचा कि इस जगह की गर्मी पास के ज्वालामुखी से आई है या उच्च केंद्रित अग्नि तत्व क्षेत्र से है, लेकिन जब मैंने पहले जांच की तो मुझे पता चला कि इस स्थान पर असाधारण रूप से सक्रिय अग्नि तत्व के कण हैं, जो वास्तव में एक विशाल छिपी हुई गहन संरचना से आते हैं, जो कि बहुत गहराई में है। पूरी पर्वत श्रृंखला इस गहन संरचना में घिरी हुई है। यदि मैं गलत नहीं हूँ तो इस विशाल गहन संरचना को लगभग 8000 साल पहले दिव्य फीनिक्स संप्रदाय द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए था। साथ ही इसका अर्थ ये भी है कि यह पर्वत श्रृंखला दिव्य फीनिक्स संप्रदाय का क्षेत्र है। ऐसा लगता है आप ऐसी जगह पर आ गए हैं जहां आपको वास्तव में प्रवेश नहीं करना चाहिए था। बच्चे, देखते हैं तुम इस समय कहां भागोगे। जैसे ही जैस्मीन की आवाज गिरी, यू चे के कानों के पास एक तेज गुस्से वाली दहाड़ गूंज उठी। ये आवाज आई ऊपर से। यू चे ने अपना सिर उठाया। फैंग चिहुओ उसके सामने एक निचले पहाड़ की चोटी पर दोनों हाथ अपनी पीठ के पीछे रखकर खड़ा था। भले ही उनके बीच बहुत अंतर था, फिर भी वह अपने शरीर से निकलने वाले बढ़ते क्रोध को महसूस कर सकता था। सबसे पहले फैंग चिहुओ ने सोचा कि उससे 8वीं रैंक पर एक सिंहासन व्यक्तिगत रूप से हत्या करने के लिए भेजना गायों के लिए कसाई चाकू से चिकन को मारने जैसा था। ये सीधे तौर पर उनके रुतबे और क्षमता का अपमान था। यदि ये तथ्य न होता कि फैंग जिचिन ने उसे व्यक्तिगत रूप से आदेश दिया था, तो वह ऐसा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। हालांकि एक बार जब उन्हें अपना लक्ष्य मिल गया तो उनके रैंक का अपमान करने वाला इतना सरल मिशन बिल्कुल भी सुचारू रूप से नहीं चला। इसके बजाय वह दूसरे पक्ष के स्वर्ग विनाशक कक्ष द्वारा गंदा कर दिया गया था। इन कई घंटों के भीतर फैंग चिहुओ का क्रोध बंद नहीं हुआ था। यदि ये तथ्य न होता कि उसका शरीर लचीला होता, तो उसके क्रोध के कारण उसकी छाती कई बार फट जाती। युन चे को गुप्त रूप से झटका लगा था। अगर उसे ऐसा होता फैंग चिहुओ ने पीछे से उसे पकड़ लिया तो उसे इतना झटका नहीं लगा, क्योंकि न केवल फैंग चिहुओ की गति स्नो फीनिक्स की तुलना में तेज थी, बल्कि इस दिव्य फीनिक्स क्षेत्र के साथ उसकी परिचितता भी उससे कहीं अधिक थी। हालांकि जिस बात ने उसे चौंका दिया वह ये थी कि फैंग चिहुओ इतनी करीब से उसके सामने आ गया था, लेकिन उसने कभी उसका पता नहीं लगाया था। जैस्मिन को पता था कि युन चे क्या सोच रहा है, और उसने धीमी आवाज में कहा, लगता है आगे बड़ी मुसीबत है। कम से कम 8000 साल पुरानी यह गहन संरचना इतनी सरल नहीं है। यू चे की भौहें सिकुड़ गईं। फिर उसने स्नो फीनिक्स की पीठ पर उसके बर्फीले पंखों को पकड़ लिया और चिल्लाया, लिटिल चान, जाओ। स्नो फीनिक्स जानवर तेजी से घूम गया और विपरीत दिशा में बेतहाशा उड़ते हुए एक बेहद तेज सफेद छाया की एक लकीर में बदल गया। पीछे से फैंग चिहुओ की तेज दहाड़ आई। तुम अभी भी भागना चाहते हो? तुम अब भी भागना चाहते हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां जाते हैं, भले ही आपके पास 100 जिंदगियां हो, भागने के बारे में भी मत सोचो। स्नो फीनिक्स की गति अपने चरम पर पहुंच गई, क्योंकि वह तेजी से नीचे की ओर डूबा और किनारे की पर्वत श्रृंखला तेजी से पीछे हट गई, जिससे 2 लंबी और संकरी खायां बन गईं। यू चे ने बंद मुट्ठियों के साथ पीछे की ओर देखा और स्नो फीनिक्स से अपने विमानन को दबाने, 30 मीटर से अधिक ऊंची उड़ान न भरने का आग्रह किया। जैसे ही वे खट के पास पहुंचे, उन्होंने फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स को प्रसारित किया, जिससे तुरंत फ्रोजन एंड इल्यूसरी मिरर सक्रिय हो गया। साथ ही इसने उसे और उसके भीतर के स्नो फीनिक्स को घेर लिया, जिससे उनकी आभा काफी हद तक अलग हो गई। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और प्रोफाउंड हैंडल को दूसरी खड में उड़ने दिया। यह एक ऐसी चाल थी जिसका उपयोग वह उन लोगों को भटकाने के लिए करता था जो उसका पीछा करते थे। यह अच्छी तरह से आजमाया गया था और पहले कभी भी पराजित नहीं हुआ था। उसके पीछे फैंग चिहुओ ने ऐसी गति से पीछा किया जो बहुत तेज नहीं थी, और उसके सामने एक विचित्र धीरे धीरे घूमने वाली अग्नि लाल गहरी संरचना थी। एक सफेद बिंदु धीरे धीरे गहरी संरचना के अंदर चला गया। जैसे ही उसने इस सफेद बिंदु को देखा, फैंग चिहुओ ने एक हास्यास्पद उपहास प्रकट किया। ठीक इसी क्षण उसकी भौहें अचानक हिल गईं, क्योंकि उसे अचानक महसूस हुआ कि जिस दिशा में गहन संरचना में सफेद बिंदु घूम रहा था, वह दिशा नहीं थी कि यू चे की आभा चली गई। वास्तव में एक बड़ी विसंगति सामने आई थी। क्या हुआ? ग्रेट फीनिक्स फॉर्मेशन पर विसंगति कैसे दिखाई दे सकती है? फैंग चिहुओ कुछ देर तक शून्यता से देखता रहा। जैसे ही उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए, उसके सामने मनराती लाल रंग की गहरी संरचना धीरे धीरे बड़ी हो गई।
फीनिक्स की गहन शक्ति के साथ साथ फैंग चिहुओ ने गहन संरचना में डाली, ये तेजी से घूम गया। फिर धीरे धीरे दो अलग अलग दृश्य सामने आए। एक छवि में यू चे स्नो फीनिक्स पर बहुत तेजी से उड़ रहा था। दूसरे में आश्चर्यजनक रूप से अत्यंत तेज उड़ती हुई नारंगी पीली प्रकाश की धारा थी। यू चे की आभा फैंग चिहुओ को महसूस हुई, वास्तव में प्रकाश की धारा से आई थी। इसकी आभा और यू चे की आभा बिल्कुल एक जैसी थी। नारंगी रंग की प्रकाश की धारा को देखकर फैंग चिहुओ पहले तो स्तब्ध रह गए, फिर उनकी पुतलियां धीरे धीरे सिकुड़ गईं क्योंकि उनके चेहरे पर गहरे सदमे और अविश्वसनीयता की अभिव्यक्ति प्रकट हुई। थोड़ी देर बाद उसके मुंह से गहरे आश्चर्य से भरे दो शब्द निकले, गहरा संभाल। स्नो फीनिक्स तेजी से खट से होकर गुजरा। जैसे ही उसने आगे देखा, सबसे ऊंची पर्वत चोटी उसकी आंखों के सामने थी। उसकी ऊंचाई 4500 मीटर से कम नहीं थी। फैंग चिहुओ ने पीछा नहीं किया, लेकिन यू चे ने फिर भी राहत की सांस नहीं ली। इसके बजाय उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे दो आंखें लगातार उसे घूर रही हो। ये कैसे संभव हो सकता है? क्या मैं गलत था? भागो, दौड़ते रहो, मुझे देखने दो कि तुम कितनी दूर तक दौड़ सकते हो। फैंग चिहुओ की आवाज अचानक गूंज उठी और यह अभी भी आगे से आ रही थी। जैसे ही युन चे ने अपना सिर उठाया, उसका रंग रूप थोड़ा बदल गया। 90 मीटर भी आगे नहीं, एक मनोरंजक अभिव्यक्ति के साथ इत्मीनान से तैरता हुआ फैंग चिहुओ था। हालांकि यू चे को अप्रत्याशित रूप से उसकी ओर से हत्या का कोई इरादा महसूस नहीं हुआ और यहाँ तक कि उसका गुस्सा भी काफी हद तक कम हो गया था। इस बार युन चे को पूरा यकीन था कि देखे जाने की भावना उसकी गलतफहमी नहीं थी। उनके सामने फैंग चिहुओ स्पष्ट रूप से अपनी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए किसी प्रकार की विधि का उपयोग कर रहा था, और जिसने उसे मदद की वह संभवतः गहन गठन था जिसने जैस्मीन द्वारा उल्लिखित संपूर्ण पर्वत श्रृंखला को कवर किया था। इस बार यू चे तुरंत नहीं भागा। वह फैंग चिहुओ को उदासीनता से देखा। क्या आप मुझे ट्रैक करने के लिए इस जगह की गहरी संरचना का उपयोग कर रहे हैं? ओह, क्या आप वास्तव में यहाँ ग्रेट फीनिक्स फॉर्मेशन को महसूस करने में सक्षम हैं? ओह, मैं लगभग भूल ही गया था, आप भी फीनिक्स वंश के व्यक्ति हैं। अन्यथा आप प्रवेश नहीं कर पाते। फैंग चिहुओ करीब चला गया और ठंडे स्वर में हंसा। तुम्हारी छिपने की क्षमता वास्तव में अप्रत्याशित थी। वास्तव में मुझे सुबह होने तक तुम्हारी छाया का एक भी निशान मिले बिना तुम्हारी तलाश करनी पड़ी। यदि तुम किसी अन्य स्थान पर भाग जाते तो शायद तुम मुझसे बच निकलने में सफल हो जाते, लेकिन तुम बस यहाँ आ गए। मैं 100 साल से जीवित हूँ और सीधे चलना कहावत का इतना आदर्श उदाहरण कभी नहीं देखा एक जाल में। उद्धरण महान फीनिक्स गठन। आखिर यह जगह क्या है? ये फीनिक्स पर्वत श्रृंखला है, एक जगह जिसका उपयोग दिव्य फीनिक्स संप्रदाय युवा पीढ़ी के शिष्यों का मूल्यांकन करने के लिए करता है। यहाँ तक फैंग चिहुओ को अब युन चे के हाथ से बच निकलने की चिंता नहीं थी। उन्होंने शांति से जारी रखा और केवल फीनिक्स वंश वाले लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। अन्य मनुष्य जो पास आते हैं उन्हें ग्रेट फीनिक्स फॉर्मेशन द्वारा खदेड़ दिया जाएगा। चूंकि यह एक मूल्यांकन आधार है, इसलिए हमें स्पष्ट रूप से प्रत्येक शिष्य की गतिविधियों पर नजर रखनी होगी। और मैं इस फीनिक्स माउंटेन रेंज के पर्यवेक्षकों में से एक बन गया हूँ। ग्रेट फीनिक्स फॉर्मेशन की मदद से मैं यहाँ सब कुछ नियंत्रित कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं ग्रेट फीनिक्स फॉर्मेशन का उपयोग करके यहाँ अंतरिक्ष में यात्रा भी कर सकता हूँ। यू चे, मुझे पहले से ही पता था कि आप फीनिक्स पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करते ही ठीक उसी क्षण कहाँ थे। ये सिर्फ इतना है कि आप जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक चालाक थे, इसलिए मैंने आपको फीनिक्स पर्वत श्रृंखला से भागने से रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय मैंने तुम्हें गहराई तक जाने की अनुमति दी। यहाँ तक फैंग चिहुओ ने सीधे यू चे की ओर देखा, फिर अपनी हथेली बढ़ाई। अब आप एक जार में बंद कछुए की तरह हैं। भले ही आप इसके बारे में सपने देखते हो, आपको भागने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन आप चिंता न करें, मुझे अचानक अब आपको मारने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि कुछ ऐसा जो सेक्ट मास्टर को बहुत पसंद आएगा, और यहाँ तक कि 4 महान पवित्र मैदान भी आपके शरीर पर प्रकट हो गए हैं। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। न केवल क्या आप हमारे फीनिक्स वंश के कमीने हैं, आप भी भ्रामक दानव क्षेत्र के एक राक्षस हैं। मैंने आपके द्वारा पहले इस्तेमाल किए गए गहन हैंडल को स्पष्ट रूप से देखा है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युन चे की अभिव्यक्ति तुरंत ही डूब गई और उसकी आंखों में हत्या का बेहद प्रबल इरादा झलक गया। युन चे की गहन पकड़ को जगाने के बाद उसकी समग्र शक्ति में निस्संदेह तेजी से वृद्धि हुई थी, लेकिन वास्तव में उसने वास्तविक युद्ध में पहले कभी भी अपनी गहरी पकड़ का इस्तेमाल नहीं किया था। यहाँ तक कि जब लिंग तियानी ने उसे लगभग एक गंभीर संकट में धकेल दिया था, तब भी उसने अपने गहन हैंडल का उपयोग करने के बारे में नहीं सोचा था।
ऐसा इसलिए था क्योंकि आम लोग गहरे हैंडल को नहीं पहचान सकते थे। हेवनली स्वॉर्ड विला, जो अनगिनत तरीकों से माइटी हेवनली स्वॉर्ड क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, इसे पहचान सकता था। और गहन संभाल एक ईश्वरीय तकनीक थी जो केवल इल्यूसरी डेमन दायरे के यून परिवार के पास थी। इल्यूसरी डेमन रॉयल फैमिली के 12 अभिभावक परिवारों के मुखिया के रूप में यू परिवार निस्संदेह 4 महान पवित्र मैदानों के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक था, और 4 महान पवित्र भूमियों द्वारा भ्रामक दानव क्षेत्र को लंबे समय से राक्षसों में बनाया गया था। एक बार जब गहरा रहस्य उजागर हो गया तो न केवल 4 महान पवित्र मैदान उस पर आएंगे, बल्कि 7 देशों के भीतर हर कोई उसे राक्षस के रूप में मानेगा। यदि ऐसा होता है तो पूरे प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप में एक भी जगह नहीं होगी जहां वह शरण ले सके। परिणाम उसकी फीनिक्स लॉ को उजागर करने से 10 लाख गुना अधिक गंभीर थे। युन चे के दोनों हाथ सख्त हो गए क्योंकि उसकी आंखें हड्डियों को भेदने वाली ठंडी हो गई। पहले वह भागने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाता था, लेकिन अब वह बिल्कुल भी नहीं भाग सकता था। इस शख्स ने, जिसने पहचान ली उसकी गहरी पकड़, उसे मरना पड़ा। चाहे कुछ भी हो, चाहे उसे कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, उसे मारना ही था। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 414, जीवन के बदले जीवन का व्यापार। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 414, जीवन के बदले जीवन का व्यापार करना। भागो, तुम दौड़ क्यों नहीं रहे हो? क्या आपने अपने भाग्य से इस्तीफा दे दिया है, या आप पहले से ही नासमझी से डरे हुए हैं? फैंग चिहुओ बेतहाशा हंसे, इसे भूल जाओ। मुझे अब तक चूहे का पीछा करने वाली बिल्ली का हमारा खेल समाप्त कर देना चाहिए। भले ही मैंने आप पर इतना समय बिताया, इतनी अप्रत्याशित फसल के साथ, मैं ऐसा नहीं कह सकता मुझे कोई नुकसान हुआ है। मैंने तो ये भी सुना है कि आप ब्लू विंड सम्राट के दामाद हैं। टीएस, यदि ब्लू विंड नेशन के उस शापित सम्राट और अन्यहीन राष्ट्रों को पता होता कि एक शक्तिशाली राजकुमार पत्नी मायावी दानव क्षेत्र का एक राक्षस था, तो मुझे यकीन नहीं है कि उनकी प्रतिक्रिया कितनी अद्भुत होगी। हाँ, अपनी बात पर हंसने के बाद फैंग चिहुओ का चेहरा अचानक काला पड़ गया। भले ही मैं तुम्हें मारने नहीं जा रहा हूँ, एक बार मैं तुम्हें संप्रदाय मास्टर को दे दूंगा। मैं तुम्हें मौत से भी बदतर जीवन जीने पर मजबूर कर दूंगा। मेरे साथ चालाकी करने के बाद तुमने जो कर्ज लिया है, मैं अब उसका ठीक से हिसाब करूंगी। फैंग चिहुओ अचानक आसमान से नीचे गिर गया। उसके हाथ की अचानक लहर के साथ आग का एक 6 मीटर चौड़ा स्तंभ तुरंत नीचे की ओर चला गया। जैसे ही वह युन चे के पास पहुंचने वाला था, वह एक अग्नि में फीनिक्स में बदल गया जो हवा में नृत्य कर रहा था। जैसे ही तापमान में उबाल आया, इससे जमीन लगभग पिघल गई। युन चे को फीनिक्स की आग से जरा भी डर नहीं था, लेकिन एक उच्च स्तरीय सिंहासन का गहरा ऊर्जा हमला अभी भी लॉ के भीतर था। युन चे का रंग गंभीर हो गया क्योंकि उसने तुरंत ड्रैगन फॉल्ट उठाया। एक तेज गर्जना के साथ भारी तलवार का बल हवा की ओर ऊपर की ओर उछला, सीधे फायर फीनिक्स की ओर। वाह! फीनिक्स की लौ और भारी तलवार की आंधी सीधे आमने सामने टकरा गई। युन चे के बाल इस अराजकता के कारण उड़ गए थे क्योंकि उसके चेहरे पर एक विकृत अभिव्यक्ति दिखाई दे रही थी। तलवार का भारी बल केवल आधी सांस तक ही चला, इससे पहले कि वह पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। फायर फीनिक्स पागलपन से नीचे उतरा और युन चे और स्नो फीनिक्स पर हमला करने लगा। फीनिक्स आग के फटने की आवाज तेज गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी, क्योंकि अतुलनीय रूप से भयानक गर्मी ने अचानक आसपास के स्थान को फुला दिया। युन चे की कराहें और स्नो फीनिक्स की शोकपूर्ण चीखें आग के भीतर से आ रही थी। एक को पूर्व की ओर गिराया गया जबकि दूसरे को पश्चिम की ओर गिराया गया। छोटा चांद। स्नो फीनिक्स ने अपना संतुलन खो दिया, जैसे कि यह एक मृत पत्ता था जो आंधी के अंदर घूम रहा था। ये कई 100 मीटर दूर गिर गया। भयानक रक्त लाल रंग के 2 हिस्से तेजी से मूल रूप से बर्फ की सफेद जोड़ी के पंखों पर फैल गए थे। जमीन पर उतरने के बाद उसने फिर कोई आवाज नहीं की। आखिरकार ये केवल एक स्काई प्रोफाउंड जानवर था। यह उच्च स्तरीय सिंहासन के हमले का सामना कैसे कर सकता था? टकराना। युन चे भी बुरी तरह से नीचे गिर गया। भीषण हमले ने जमीन पर 2 विशाल छेद कर दिए। गिरने के बाद युन चे के पूरे शरीर के कपड़े टुकड़ों में टूट गए, पूरा खून के धब्बों से रंग गया। उसके चारों अंग लगातार कांप रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो उसने ड्रैगन फॉल्ट को उठाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी हो। अंततः खड़े होने के लिए संघर्ष करते हुए वह अपना मुंह खोलकर बड़ी बड़ी कठोर सांसों में हौंफने लगा। जैस्मिन, अपने वर्तमान शरीर के साथ मैं परगेटरी को अधिकतम कितने समय तक बनाए रख सकता हूँ? युन चे ने गंभीरता से पूछा। जैस्मिन भी बहुत स्पष्ट थी कि चूंकि फैंग चिहुओ ने युन चे के गहन नियंत्रण को पहचान लिया था, इसलिए चाहे कुछ भी हो उसे मरना ही था। अगर वह फैंग चिहुओ को मारना चाहता था तो उसे जबरन पुर्गेटरी का गेट खोलना पड़ा। उसने ध्यान से कहा, 15 सांसें।
जहां तक सबसे चरम सीमा की बात है, ये 20 सांसों से अधिक नहीं हो सकती, अन्यथा आपके शरीर की सभी रक्त वाहिकाएं फट जाएंगी, यहाँ तक कि आपका बुद्ध का महान मार्ग भी आपको बचा नहीं पाएगा। तस्क तस्क, बुरा नहीं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे राजकुमार ने मुझे विशेष रूप से तुम्हें मारने के लिए भेजा था। आपके पास कुछ क्षमता है, एक चाल प्राप्त करने के बाद जिसमें मेरी 30% ताकत शामिल है। आप वास्तव में आधे अधूरे नहीं पीटे गए हैं, और यहाँ तक कि खड़े भी हो सकते हैं। फैंग चिहुओ लापरवाही से यू चे की ओर हवा में गिर गया। उसकी आंखों में तिरस्कार का भाव ऐसा था मानो वह वध किए जाने वाले मेमने को देख रहा हो। उसने अपनी कलाई हिलाई, जैसे उसकी आंखों में द्वेष झलक रहा हो। तुमने मेरी इस बांस से काफी खून बहा दिया है, यहाँ तक कि मेरी हड्डियों में कुछ दरारें भी आ गई हैं। तुम्हारे इस उपकार का बदला चुकाने के लिए मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हारे शरीर की एक एक हड्डी तोड़ दूं, या उनमें से एक एक को टुकड़े टुकड़े कर दूं? युन चे ने अपने दांत भींच लिए और भारी तलवार को जबरदस्ती उठा लिया, क्योंकि उसका पूरा शरीर ढहने के कगार पर लड़खड़ा रहा था। भले ही मैं मर जाऊं, भले ही मुझे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े, फिर भी मैं कुछ और छोड़ूंगा आपके शरीर पर चोटें। अपनी बात खत्म करने के बाद यू चे दहाड़ने लगे। भारी तलवार ऊपर घुमाते हुए उसने फैंग चिहुओ की ओर हमला किया, जो उससे केवल 3 कदम की दूरी पर था। हा, आती हुई भारी तलवार में तनिक भी रौब नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था किसी भी क्षण युन चे की पकड़ से गिरने वाला था। ड्रैगन फोर्ट को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हुए फैंग चिहुओ जोर से हंसे। आप अकेले वास्तव में घायल कर सकते हैं। जैसे ही फैंग चिहुओ का हाथ ड्रैगन फोर्ट को छूने वाला था, यू चे की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। पुर्गेट्री खुल गई और यू चे, जो पतन के कगार पर था, एक क्रूर जानवर की तरह लग रहा था जो अचानक रसातल से जाग गया था, क्योंकि उसका पूरा शरीर अविश्वसनीय रूप से भयावह ताकत के साथ फट गया था। गिरता चांद, डूबता तारा। जैसे ही यू चे के पैरों के नीचे की जमीन अचानक हिल गई, ड्रैगन फोर्ट से आसमान को कंपाने वाली ड्रैगन की चीख सुनाई दी। मकड़ी के जाले जैसी दरारें तेजी से फैल गईं। इस अचानक बदलाव ने फैंग चिहुओ के रंग रूप को बहुत बदल दिया। इतनी करीब से, भले ही वह एक देवता हो, फिर भी उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं होगा। यू चे की सारी शक्ति से भरा वह एक बार बेरहमी से उसकी बाह पर मारा गया। बूम! हड्डी के टूटने की आवाज दुनिया को हिला देने वाले विस्फोट में दब गई। भारी तलवार के बवंडर से आसपास के सभी पहाड़ी पत्थर ऊपर की ओर मुड़ गए, फिर वे सभी बहुत ही सूक्ष्म टुकड़ों में कुचलकर धूल में बदल गए। फैंग चिहुओ की बाईं कोहनी की हड्डी सीधे टूट गई थी। जबरदस्त हमले के तहत उसका पूरा शरीर एक घूमते हुए लट्टू की तरह उड़ गया और वह 300 मीटर दूर जाकर एक बड़े पहाड़ी पत्थर से मजबूती से टकराया, जिससे वह टुकड़े टुकड़े हो गया। यू चे की ताकत के साथ सम्राट प्रोफाउंड दायरे के 6ठे स्तर पर लिंग तियान्नी को हराने के लिए जिया क्विंग्यू की संयुक्त मदद की आवश्यकता थी। सामान्य उदाहरणों में सम्राट प्रोफाउंड दायरे के 8वें स्तर पर फैंग चिहुओ पर विजय प्राप्त करना कुछ ऐसा था जिसे करने का उसके पास कभी कोई मौका नहीं था। यदि वह पुर्गेट्री को बनाए रखने में सक्षम था, तो वह फैंग चिहुओ का सामना करने में सक्षम हो सकता था, लेकिन ये भी लगभग असंभव था। इसके अलावा वह केवल अधिकतम 15 सांसों तक ही पुर्गेट्री अवस्था को बनाए रख सकता था। 15 सांसों के बाद वह भाग्य के साथ खिलवाड़ कर रहा होगा, और 20 सांसों के बाद वह मौत से खिलवाड़ कर रहा होगा। और फैंग चिहुओ को मारने के लिए उसके पास एकमात्र आशा थी अपनी सारी ताकत और इच्छाशक्ति का उपयोग करना, इतना कि उसे अपनी जीवन शक्ति को ओवरड्राफ्ट करना पड़ा। साथ ही उसे किसी भी प्रकार की युक्तियां और चालें अपनानी पड़ी, चाहे वे कितनी भी बेशर्म और घृणित क्यों न हो। यू चे की वर्तमान शारीरिक ताकत के साथ फैंग चिहुओ का हमला, जिसमें उसकी ताकत का 30% शामिल था, अभी भी एक अग्नि विशेषता वाला हमला था। उसे बहुत दयनीय स्थिति में रखना असंभव था। यहाँ तक कि पूरी तरह से फटे हुए कपड़े और वे अनगिनत छोटे छोटे घाव भी उसी के द्वारा रचे गए थे। वे सब इस एक पल के लिए थे, और परिणाम उसकी अपेक्षा से भी बेहतर थे। सीधे फैंग चिहुओ की एक भुजा को अपंग कर दिया। फैंग चिहुओ का सामना करते हुए, जिसका केवल एक हाथ बचा था, उसकी संभावनाएं स्वाभाविक रूप से बेहतर हो गई थी। फैंग चिहुओ बेहद गुस्से में चिल्लाते हुए कुचली हुई चट्टानों से उठे। उसका पूरा बायां हाथ लटक गया, उसका आकार भयानक रूप से मुड़ा हुआ प्रतीत हुआ। जैसे ही उसे असहनीय दर्द महसूस हुआ, उसके दाहिने हाथ ने उसे पकड़ लिया। उसके बाएं हाथ की अधिकांश हड्डियां टूट जाने के बाद वह चिल्लाया, मानो पागल हो, यू चे, मैं तुम्हें 10,000 टुकड़ों में फाड़ने जा रहा हूँ। फैंग चिहुओ 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहे थे। उनका युद्ध अनुभव अतुलनीय रूप से समृद्ध था, इसलिए वह निश्चित रूप से उन लोगों में से नहीं थे जो अहंकारी और कृपालु थे। इसके विपरीत, अपने से कमजोर प्रतिद्वंद्वी का सामना करते समय भी वह बहुत सतर्क रहता था। हालांकि युन चे बहुत कमजोर था।
पृथ्वी गहन क्षेत्र उससे 2 महान क्षेत्र कमजोर था, वह संभवतः कैसे सतर्क रह सकता था। एक घायल भेड़िए के खिलाफ जाने वाला एक भयंकर बाघ सतर्क हो सकता है, लेकिन एक घायल युवा खरगोश के खिलाफ एक बाघ कैसे सतर्क हो सकता है। उसकी बाह में तीव्र दर्द असहनीय था, फिर भी उसके दिल में सदमा बहुत कम था। कुछ देर पहले युनचे की जो शक्ति अचानक फूट पड़ी, वह केवल एक शक्ति थी जो एक उच्च स्तरीय सिंहासन प्रस्तुत कर सकता था। यह एक से कैसे प्रकट हो सकता है। पृथ्वी गहन क्षेत्र में गहन अभ्यासी। जैसे ही उसने चिल्लाया, उसके सामने वाला व्यक्ति हिल गया और युनचे ने पहले ही फिर से हमला कर दिया था और अपने साथ एक प्रभावशाली शक्ति लेकर आया जो पहले से कमजोर नहीं थी। विशेषकर उसकी आंखें रक्त लाल चमक से चमक रही थी। मरना। तुरंत अपने गुस्से और नफरत में डूबकर फेंग चिहुओ दहाड़ने लगा और उसका दाहिना हाथ बाहर निकल गया। जिस हथेली में उसने अपनी प्रचंड गहन ऊर्जा डाली, वह सीधे युचे की छाती पर जा लगी, तुरंत युचे के दिल को टुकड़ों में फाड़ देने के इरादे से। देय जिस हाथ को तोड़ दिया गया था, उसे इसकी परवाह क्यों होगी कि युनचे मायावी दानव क्षेत्र का एक राक्षस था या नहीं। अपने अत्यधिक क्रोध के कारण वह केवल उसके टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। RIP। फेंग चिहुओ की हथेली खाली हो गई, क्योंकि एक ही समय में 4 युनचेज उसके चारों ओर दिखाई दिए। चूंकि फेंग चिहुओ के पास काफी अनुभव था, भले ही वह हैरान था, लेकिन उसका दिमाग खराब नहीं हुआ था। युनचे की स्थिति पर टिके रहने के बजाय उसके शरीर की सारी फीनिक्स गहन ऊर्जा चारों दिशाओं में फैल गई। टकराना। युनचे तेजी से फेंग चिहुओ के पीछे भाग गया, फिर फेंग चिहुओ की पीठ पर ड्रैगन फोर्ट को मजबूती से मारा। उसी समय फेंग चिहुओ ने तुरंत अपनी गहन ऊर्जा को प्रज्वलित किया और युनचे की छाती पर भी जोरदार प्रहार किया। 2 अलग अलग ताकतों ने एक साथ विस्फोट किया, जिससे इतना कंपन हुआ कि आसपास के पहाड़ भी बुरी तरह कांप उठे। युनचे की छाती से एक खूनी फूल फूट पड़ा, क्योंकि उसे बेरहमी से उड़ा दिया गया था। फेंग चिहुओ और भी अधिक दुखी था। ड्रैगन फोर्ट ने उसे बुरी तरह जमीन पर पटक दिया था और फिर लौकी की तरह दूर तक लुढ़क गया था। उसकी पीठ पर आधी उंगली गहरी एक नाली टूट गई थी। उसने जमीन पर हथेली का इस्तेमाल किया और अचानक उछल पड़ा। इससे पहले कि उसे स्थिर खड़े होने का समय मिलता, उसे अचानक पता चला कि जिस युनचे को उसने उड़ाते हुए भेजा था, वह वास्तव में हवा में तैर रहा था। फिर युनचे का पूरा शरीर आग की लपटों से जलने लगा और वह टूटते तारे की तरह नीचे गिर गया। फीनिक्स विंग का एम्पायरियन नृत्य। क्या फेंग चिहुओ ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। इस तथ्य पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई कि युनचे वास्तव में हवा में था, और यहाँ तक कि वह शक्ति उधार ले रहा था जिसने उसे हवा में गिरा दिया। उसकी निगाहें उसके दाहिने हाथ की हथेली पर प्रज्वलित बेहद शक्तिशाली फीनिक्स लौकी एक गेंद की तरह काली पड़ गई। इस हथेली में उसकी सारी ताकत का अनियंत्रित संचय था और उसने अपनी प्रचंड दहाड़ के साथ इसे युनचे पर दाग दिया। फेंग चिहुओ के हमले का सामना करते हुए युनचे का वंश थोड़ा भी कम नहीं हुआ था। यहाँ तक कि जिस दिशा में वह गोता लगा रहा था वह भी नहीं बदला था, जैसे कि वह एक हमले को नष्ट करने के लिए फेंग चिहुओ के हमले को प्राप्त करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार था। अपने खुद के। एक बार जब उसका पूरा हमला सामने आ गया, तो फेंग चिहुओ के चाहने पर भी उसे वापस पाने में बहुत देर हो चुकी थी। युनचे की लड़ने की शैली का सामना करते हुए, जो पूरी तरह से एक जीवन के लिए एक जीवन का सौदा कर रही थी, फेंग चिहुओ की आंखें लगातार चौड़ी हो गईं और वह विस्फोटक रूप से दहाड़ उठा। आप मौत को दावत दे रहे हैं। बूम। युनचे के ड्रैगन फोर्ट और फेंग चिहुओ की हथेली ने एक ही समय में दूसरे पक्ष के शरीर पर जोरदार प्रहार किया। युनचे की बाह पर कई रक्त वाहिकाएं तुरंत फट गईं, क्योंकि उसकी छाती से खून की एक बड़ी मात्रा फूट गई। उसकी पसलियों और उरोस्थी की कई हड्डियां टूट गईं और उसके आंतरिक अंगों पर अंतराल की कई रेखाएं भी दिखाई देने लगी। उसका पूरा शरीर 300 मीटर की ऊंचाई तक चकनाचूर हो गया था। जबकि फेंग चिहुओ के बाएं हिस्से की उरोस्थी और पसलियां टुकड़ों में टूट गईं, उसके दिल की स्थिति सीधे 1 इंच तक बदल गई, क्योंकि गीजर की तरह घाव से खून की धाराएं बाहर निकल गईं। वह विश्वास करने में असमर्थ था कि वह वास्तव में अर्थ प्रोफाउंड रियलम के एक जूनियर के हमले से इस हद तक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जबकि उसके अपने ऑल आउट हमले ने दूसरे पक्ष को टुकड़े टुकड़े नहीं किया था। वास्तव में उसकी शक्ति प्रतिद्वंद्वी के आंतरिक अंगों में भी प्रवेश नहीं कर पाई थी, और वास्तव में उसका दृढ़ता से विरोध किया गया था। उस प्रकार की शक्ति, उस प्रकार का शरीर, ये केवल पृथ्वी गहन क्षेत्र में ही कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव था? इस संक्षिप्त बातचीत में दोनों पूरी तरह से खून और चोटों से लथपथ थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि युचे जो चाहता था वह कोई विनिमय नहीं था, अपने जीवन का संरक्षण नहीं था, न ही फेंग चिहुओ की हार थी, बल्कि वह अपनी मृत्यु चाहता था। फेंग चिहुओ को मारने के लिए, उसे बचाव या बचने के लिए अपनी शक्ति और समय को फैलाने के बजाय इन छोटी दर्जन या इतनी ही सांसों में अपने हमलों में अपनी सारी शक्ति लगानी पड़ी।
आकाश भेड़िया काटना। अपनी आंतरिक और बाहरी चोटों पर ध्यान दिए बिना हवा में युन चे ने अपना संतुलन वापस पाने के लिए इंतजार नहीं किया, क्योंकि उसने एक बार फिर अपनी भारी तलवार पर अपनी सारी ताकत लगा दी। स्काई वुल्फ का सिलहूट फेंग चिहुओ की ओर बढ़ते हुए चिल्लाया और गुस्से में उसकी छाती से टकराया। फेंग चिहुओ ने स्काई वुल्फ सिलहूट को सख्ती से अवरुद्ध करने के लिए अपने शरीर के भीतर सारी ताकत लगा दी, लेकिन हमले की अत्यधिक तेज गति के कारण उसे धक्का दिया गया पीछे की ओर। इसके बाद ही उसके दोनों पैरों ने तुरंत जमीन पर 30 मीटर से अधिक लंबी 2 खाइयों को खोदा, जिसके बाद उसने स्काई वुल्फ स्लैश की ताकत को मुश्किल से कम किया। हालांकि इससे पहले कि उसे सांस लेने का समय मिलता, युन चे पहले ही आसमान से गिर चुका था और उस पर हमला कर दिया। फेंग चिहुओ ने जोर से चिल्लाया और अपनी लौ को तलवार में बदल दिया, लेकिन इस बार उसने यू चे पर हमला नहीं किया, बल्कि उसने यू चे की भारी तलवार को दबाने के लिए अपनी पूरी ताकत फीनिक्स फ्लेम तलवार पर लगा दी। यू चे की हर चाल को अपनी जान की परवाह किए बिना अंजाम दिया गया, लेकिन फेंग चिहुओ स्वेच्छा से यू चे के साथ जीवन का आदान प्रदान कैसे कर सकता है। इतनी भयानक बड़ी शक्ति और पागल युन चे के खिलाफ, जो चोट के बदले चोट का व्यापार कर रहा था, उसके क्रोध का स्थान पहले ही तेजी से डर और भय ने ले लिया था। युन चे के हर एक तलवार के वार से उसकी बांह की कई दर्जन रक्त वाहिकाएं फट जाती थी। उसकी दोनों भुजाएं तुरंत खून से रंग गईं, मानो वे अभी अभी खून के तालाब में डूबी हो। उसके शरीर पर घावों से लगातार खून बह रहा था और उसके शरीर की आंतरिक चोटें लगातार गंभीर होती जा रही थी, क्योंकि उसने बिना किसी बचाव के हमला किया था। लेकिन उसे इसका बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। तलवार का हर एक वार अत्यधिक खतरनाक था। बूम 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 बूम। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 415 क्रूर। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 415 क्रूर। यू चे के प्रत्येक प्रहार को फेंग चिहुओ ने रोका। ऐसा लगा मानो कोई पहाड़ बेरहमी से उस पर हमला कर रहा हो, सीधे उसे इतनी जोर से हिला रहा था कि उसके आंतरिक अंग फटने जैसा महसूस हो रहे थे। युन चे की खून से लाल आंखों और उसकी भुजाओं से गुजरने वाले भयानक प्रभाव का सामना करते हुए वह वास्तव में भयभीत होने लगा। इस समय यू चे की भारी तलवार के दमन के तहत भागने के लिए पीछे हटना तो दूर, वह भागने भी नहीं दे सकता था एक भी शब्द बाहर। यू चे की दृष्टि पहले ही धुंधले लाल क्षेत्र में बदल चुकी थी और इस लाल रंग की दुनिया में केवल चिहुओ ही रह गया था। उसके हृदय में केवल एक ही बात थी कि हत्या का इरादा प्रचुर मात्रा में था। हालांकि फेंग चिहुओ अभी भी एक उच्च स्तरीय सिंहासन था। भले ही यह अपने सबसे मजबूत राज्य में यू चे का हमला था, फिर भी उन्हें एक के बाद एक अवरुद्ध कर दिया गया था। युन चे की अभिव्यक्ति और अधिक धूमिल हो गई, क्योंकि उसके बाएं हाथ से अचानक सियान की एक लकीर निकली। सबसे निचले स्तर का गहरा हैंडल लाल था। ड्रैगन भगवान की रक्तरेखा को धारण करने के बाद ये नारंगी हो गया, फिर ईविल सोल राज्य के तहत पीला हो गया, बर्निंग हॉट अवस्था के तहत ये हरा हो गया, और अब जब वह पुर्गेटरी अवस्था में था, यह आश्चर्यजनक रूप से वही सियान युन कंगहाई बन गया था। सियान रंग का गहरा हैंडल उपयोगकर्ता की आधी ताकत के बराबर था। ऐसी स्थिति में जहां उन्होंने खुद को सीमा तक धकेल दिया, गहन हैंडल का उपयोग निस्संदेह उनकी ऊर्जा खपत को काफी हद तक बढ़ा देगा और प्रभाव की तीव्र क्षति का कारण बनेगा, जिससे अप्रत्याशित परिणाम होंगे। हालांकि फेंग चिहुओ को पूरी तरह से दबाने के लिए यू चे ने फिर भी गहन हैंडल का उपयोग करने का निर्णय लिया। टकराना। फेंग चिहुओ पहले से ही भारी तलवार का सामना करने में मुश्किल से कामयाब हो रहा था। एक बार जब गहरा हैंडल बाहर आ गया तो उसके पास उसे रोकने के लिए कोई ऊर्जा नहीं बची थी और गहरे हैंडल से उसके सिर पर जोरदार प्रहार किया गया। उसके सिर से तुरंत एक विस्फोट की आवाज आई, क्योंकि उसका पूरा शरीर उड़कर गिर रहा था। फिर वह 150 मीटर दूर जमीन पर गिर गया। उसने कई मीटर गहरे एक बड़े छेद को तोड़ दिया और उसका सिर और शरीर का ऊपरी हिस्सा बड़े छेद के नीचे दब गया। आप बस। फेंग चिहुओ ने बड़े छेद से बाहर निकलते ही जानवरों जैसी दहाड़ छोड़ी। उसका पूरा चेहरा खून से भर गया था। उसका रंग और भी गहरा लाल था। उसके माथे पर आश्चर्यजनक रूप से मुट्ठी के आकार का खूनी निशान था। वह इस हद तक असहज था कि वह पागल लग रहा था, लेकिन इससे पहले कि उसे गालियां देने का समय मिलता, उसकी आंखों के सामने वह आकृति घूम गई। फीनिक्स की ज्वाला से प्रज्वलित एक राख के रंग की भारी तलवार एक बार फिर उसकी आंखों की पुतलियों में दिखाई दी। साथ ही उसका सियान गहरा हाथ भी दिखाई दिया, जो एक भारी तलवार में बदल गया था। फेंग चिहुओ की आंखें लाल हो गईं, क्योंकि दोनों हाथों ने उसकी तलवार पकड़ ली। यू चे की भारी तलवार और गहरे हाथ का अभिवादन करने से पहले उसने अपनी सारी शक्ति आग की तलवार में झोंक दी। बूम। उस पल में दोनों के पास के 3 छोटे पहाड़ एक साथ झटकों से नीचे गिर गए थे। जो पहाड़ सिमटकर समतल हो गए थे, वे मानो समतल हो गए थे। एक रक्त चंद्रमा उगाया था। ब्लड मून के अंदर सभी पत्थर और पेड़ बारीक पाउडर में तब्दील हो गए थे।
वे दो लोग मृत पत्ते थे जो दो अलग अलग तूफानों में फंस गए थे क्योंकि वे हल्के से दो अलग अलग दिशाओं में उड़ रहे थे। टकराना। फैंग चिहुओ का शरीर एक प्राचीन पेड़ से बुरी तरह टकरा गया। वह जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा और जोर जोर से खांसने लगा। हर खांसी अपने साथ बड़ी मात्रा में खून के थक्के लाती थी क्योंकि वह लगभग खांसते हुए अपने आंतरिक अंगों के टूटे हुए टुकड़ों को बाहर निकालता था। हालांकि ऐसी स्थिति में भी उसके पास अभी भी सांस लेने का समय नहीं था क्योंकि युनचे का छाया चित्र उसकी आंखों के सामने एक बार फिर भूत की तरह उभर आया। युनचे की वर्तमान हालत उससे भी बदतर लग रही थी। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसके चेहरे पर एक भी दाग नहीं था और न ही उसके अंग ऐसे थे जो खून के लाल रंग में न रंगे हों। खासकर वह भारी तलवार जो उसने दोनों हाथों से पकड़ रखी थी, खून की धाराएं बह रही थी और नीचे टपक रही थी। हालांकि उनकी प्रभावशाली आभा और राक्षसी गति में जरा भी कमी नहीं आई थी। जैसे ही फैंग चिहुओ की नजर ने उससे पकड़ लिया, अगले ही पल युनचे स्टार गॉड की टूटी हुई छाया उसके सामने आ गई। तुम पागल। फैंग चिहुओ की आंखें इस हद तक चौंक गई कि वे लगभग फट चुकी थीं। भले ही उसे युनचे का भारी प्रहार प्राप्त हुआ था, युनचे को स्पष्ट रूप से वह प्रहार भी प्राप्त हुआ था जिसमें उसकी सारी शक्ति समाहित थी। वह ये भी देख सकता था कि युनचे इस समय कितना गंभीर रूप से घायल था। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में वह वास्तव में अपने घावों को दबा नहीं रहा था, बल्कि वह अपना हमला जारी रखे हुए था। फैंग चिहुओ 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहे थे। ऐसा नहीं था कि उसने पहले कभी कोई पागल नहीं देखा था, लेकिन उसने कभी ऐसा पागल नहीं देखा था जो इस हद तक पागल हो गया हो। उसने कसकर अपने दांत पीस लिए। जैसे ही वह अपने शरीर के भीतर सारी गहन ऊर्जा को इकट्ठा करने वाला था, उसकी आंखें अचानक बड़ी हो गईं। उसकी आंखों में आकाश की ओर गरजता हुआ एक नीला नीला अजगर दिखाई दे रहा था। ड्रैगन सोल डोमेन। आत्मा को झकझोर देने वाली ड्रैगन की चीख फीनिक्स पर्वत श्रृंखला के आसमान में गूंज उठी, जिससे कई भयानक जानवर डर के मारे कांपते हुए जमीन पर झुक गए। फैंग चिहुओ का पूरा शरीर कांपने लगा क्योंकि उसके चेहरे पर गहरा डर लगातार गहराता जा रहा था। जिस गहन ऊर्जा का उसने अभी अभी आविष्कार किया था, वह उसके डर के कारण तेजी से बिखर गई थी। युनचे द्वारा पुर्गेटरी राज्य को बनाए रखना भी तेजी से अपनी चरम सीमा के करीब पहुंच रहा था। यदि वह कर सकता था, तो वह वास्तव में फैंग चिहुओ को नष्ट करने के लिए डिस्ट्रॉइंग स्काई डिसिमेटिंग अर्थ का उपयोग करना चाहता था, लेकिन उसकी आंतरिक चोटों की गंभीरता के कारण उसका शरीर ढहने के कगार पर था। यदि वह डिस्ट्रॉइंग स्काई डिसिमेटिंग अर्थ का प्रयोग करता तो शायद उसका शरीर तुरंत फट जाता। ड्रैगन सोल डोमेन का उपयोग करने से उसकी शेष शक्ति ओवरड्राफ्ट हो जाएगी, जिससे उसकी मानसिक स्थिति में भारी दरार आ जाएगी। लेकिन डिस्ट्रॉइंग स्काई डिसिमेटिंग अर्थ का उपयोग करने में सक्षम नहीं होने की स्थिति में, भले ही कीमत बहुत बड़ी थी, इस दुर्घटना को समाप्त करने और फैंग चिहुओ को पूरी तरह से खत्म करने के लिए उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के ड्रैगन सोल डोमेन खोला। न केवल ड्रैगन सोल डोमेन ने उसे अपने लक्ष्य को हिट करने की अनुमति दी, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने विरोधियों की सभी गहन ऊर्जा रक्षा को पूरी तरह से विघटित करने के लिए मजबूर कर दिया। यदि यह सामान्य परिस्थितियों में होता, एक उच्च स्तरीय सिंहासन के रूप में ड्रैगन सोल डोमेन का प्रभाव फैंग चिहुओ के लिए काफी हद तक कम हो जाता। लेकिन उसके शरीर पर लगी तमाम चोटों के कारण फैंग चिहुओ काफी विचलित हो गया था। अपने मन को लगभग कुचले हुए युनचे ने अचानक अपने दोनों हाथों के ऊपर एकत्रित अपनी आखिरी शक्ति के साथ आक्रमण किया। गिरता चांद, डूबता तारा, भारी तलवार उठी, फीनिक्स की लौ उठी। ड्रैगन फॉल्ट, जो युनचे की आखिरी ताकत को अपने अंदर समेटे हुए था, फैंग चिहुओ के दिल की ओर बढ़ते हुए एक मृत्यु देवता की आभा लेकर आया। तेजी से आ रही मौत का सामना करते हुए फैंग चिहुओ ने सहज रूप से अपने सामने की रक्षा के लिए अपने दोनों हाथ बढ़ा दिए। कांपता हुआ आतंक बमुश्किल एक गहन ऊर्जा रक्षात्मक अवरोध स्थापित करने में कामयाब रहा। बूम! जमीन फट गई। उसकी ढहती मानसिक स्थिति के तहत फैंग चिहुओ की निर्मित रक्षा एक कमजोर साबुन के बुलबुले की तरह फूट पड़ी। दुनिया को हिला देने वाली आवाज के बीच उसके पैरों के नीचे दरारों की रेखाएं तेजी से फैल गईं, जो सीधे 300 मीटर से अधिक तक फैली हुई थी। जहां तक फैंग चिहुओ की बात है, वो पूरी तरह से उसकी दृष्टि से गायब हो गया था। ये ज्ञात नहीं था कि उसका शरीर कितनी गहराई में धंसा हुआ था जमीन में। हल्की थपकी, युनचे की उंगलियों के जाले से ताजा खून टूटे हुए धागे से मोतियों की तरह बह रहा था, जो तेजी से पैरों के नीचे खंडहरों पर टपक रहा था। उनके पिछले चौतरफा हमले से उनके पूरे शरीर पर अनगिनत दरारें दिखाई देने लगी। खून ने उसके शरीर को रंग दिया, जिससे वह युद्ध के मैदान से बाहर आने वाले एक खूनी राक्षस देवता, असुर जैसा दिखने लगा। यहाँ तक कि उसके शरीर से गुजरती हुई हवा में भी खून की तीखी गंध आ रही थी। अंत में खत्म हो गया। टकराना। युनचे के हाथों से ड्रैगन फॉल्ट शक्तिहीन रूप से गिर गया।
इसकी भारी लैंडिंग ध्वनि के बीच यू चे की आंखों की लाल रोशनी गायब हो गई। जैसे ही उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हुई, गहरा हैंडल भी उसकी बाह में वापस आ गया था। उसका पूरा शरीर लड़खड़ाने के बाद वह अंततः जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने फैसला किया कि उसे फैंग चिहुओ को मारना है, तो उसे पता था कि यह लड़ाई बहुत क्रूर होगी, क्योंकि अपनी वर्तमान ताकत के साथ एक उच्च स्तरीय सिंहासन को मारने की चाहत के लिए उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। वह अंततः सफल हो गया था। एक अर्थ प्रोफाउंड ने एक अंतिम चरण के सम्राट प्रोफाउंड को मार डाला। उसके बारे में कहा जा सकता है कि उसने प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप में पहले कभी नहीं देखी गई किंवदंती बनाई थी। इस परिणाम का महत्वपूर्ण बिंदु तब उत्पन्न हुआ जब उसने पहली बार फैंग चिहुओ को पकड़ लिया था और एक हाथ को नष्ट कर दिया था। अन्यथा ऐसी स्थिति में भी जहां उसने खुद को सीमा तक मजबूर किया, उसके लिए फैंग चिहुओ को दबाना मुश्किल होगा। जल्दी छोड़ना है ये जगह। युन चे को अपना हाथ फैलाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। गंदे को अपने सामने दबाते हुए कुछ इंच आगे रेंगने में उसे अपनी लगभग सारी शक्ति खर्च करनी पड़ी। अब उसे जो करना चाहिए वह अपने घावों की देखभाल करना चाहिए, लेकिन ये स्थान फीनिक्स माउंटेन रेंज दिव्य फीनिक्स संप्रदाय का क्षेत्र था। उसके नीचे ग्रेट फीनिक्स फॉर्मेशन अभी भी मौजूद था। फैंग चिहुओ के साथ उनकी लड़ाई की आवाजें बेहद तेज थीं। ये बहुत संभव था कि इसने दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के कुछ सदस्यों को पहले ही सचेत कर दिया था। यदि वह तुरंत नहीं गया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। इस बारे में भूल जाओ कि जो व्यक्ति आया था वह सिंहासन था। यहाँ तक कि दिव्य फीनिक्स संप्रदाय में सबसे निचले स्तर का शिष्य भी उसकी जान ले सकता था। उसने अपने बाएं हाथ की ओर देखा और लगातार स्नो फीनिक्स को बुलाया। हालांकि भले ही गहरी सील कई बार चमकी हो, स्नो फीनिक्स अभी भी कभी प्रकट नहीं हुआ था। गहरी सील गायब नहीं हुई थी। यह इस बात का सबूत है कि स्नो फीनिक्स अभी तक मरा नहीं था। हालांकि फैंग चिहुओ का हमला उसे गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त था, जिससे वह मरणासन स्थिति में पहुंच गया। हफ हफ ओह, दर्द की तेज कराहें अचानक उस दिशा से आई जहां युन चे ने अपना हाथ बढ़ाया था। इसके अलावा ये दूर होते हुए भी निकट लग रहा था। युन चे का रंग बदल गया। धीरे धीरे उसने अपना सिर इधर उधर घुमाया। स्काई वुल्फ स्लैश द्वारा बनाई गई खट के बिल्कुल किनारे से अचानक एक हाथ प्रकट हुआ। फिर एक पूरी तरह से खून से लथपथ आकृति धीरे धीरे रेंगती हुई ऊपर आई। फैंग चिहुओ ड्रेट्स, वह अभी मरा नहीं है, चमेली ने धीमी आवाज में कहा। यह कहा जा सकता है कि वर्तमान फैंग चिहुओ अपनी सबसे दयनीय स्थिति में था। उसका पूरा शरीर बुरी तरह क्षत विक्षत हो गया था। किसी इंसान की शक्ल सूरत भी नहीं दिख रही थी, लेकिन वह वास्तव में स्पष्ट रूप से जीवित था। इसके अलावा ये देखते हुए कि वह कितनी तेजी से उस खट से बाहर निकल रहा था, ये स्पष्ट था कि उसकी स्थिति कम से कम यू चे की तुलना में बेहतर थी। असंभव, ड्रैगन सोल डोमेन के तहत उसके पास मूल रूप से बचाव करने की कोई शक्ति नहीं थी। वह कैसे नहीं मर सकता था? फैंग चिहुओ, जो ऊपर चढ़ गया था, खड़े होते ही हिल गया। जमीन पर खून से लथपथ युन चे को देखकर वह लगातार हिलता रहा और उसने जोर से लेकिन पागलपन भरी हंसी निकाली। हा 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 हा, कैसे? थोड़ा सा कमीने, हो सकता है तुम्हारी तरह मुझे मार डालो। वह आगे बढ़ा। जैसे ही वह युन चे के करीब आया, उसके चेहरे पर एक भयानक दुर्भावना उभर आई। मैं तुम्हारे पूरे शरीर को थोड़ा थोड़ा करके पूरी तरह टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ठीक इसी समय एक विशाल आकृति अचानक से कुछ कमजोर लंबी चीख के साथ सुनाई देने लगी। युन चे को अपना सिर उठाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उसके बाद उसकी आंखों में बेतहाशा खुशी उभर आई। छोटा चांद। स्नो फीनिक्स के बर्फीले पंखों का आधा हिस्सा खून के रंग का हो गया था, लेकिन फिर भी वह तेजी से उड़ रहा था। जैसे ही उसने युन चे के ऊपर उड़ान भरी, उसके दोनों पंख घूम गए और चमचमाते ठंडे बर्फ के टुकड़ों की 3 धारियां सीधे फैंग चिहुओ पर गिरी। प्यू प्यू प्यू। यदि यह सामान्य स्थिति में होता, परिस्थितियां स्नो फीनिक्स का हमला फैंग चिहुओ को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? लेकिन फैंग चिहुओ का शरीर इस समय पूरी तरह से टूट चुका था, यहाँ तक कि उसके कदम भी अस्थिर थे, इसलिए उसके लिए स्नो फीनिक्स के हमले से बचाव करना असंभव था। 3 हिमलिम्ब आसानी से फैंग चिहुओ के शरीर में घुस गए। उनमें से एक ऐसा भी शामिल था जिसने उसके गले में मुट्ठी के आकार का खूनी छेद कर दिया था। फैंग चिहुओ की आंखें गोल हो गईं। हिमलिम्ब के हमले के तहत वह जोर से पीछे की ओर गिरा और फिर आगे नहीं बढ़ा। उसके शरीर के नीचे तेजी से फैलता हुआ खून का बड़ा पूल था। इस बार वह इस हद तक मर चुका था कि अब और नहीं मर सकता था। उसने शायद सोचा था कि उसका जीवन कैसे समाप्त होगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी इतनी दुखद मृत्यु होगी। न ही उसने कभी सोचा होगा कि वह अर्थ प्रोफाउंड दायरे और उसके अनुबंधित स्काई प्रोफाउंड के एक गहन अभ्यासकर्ता के हाथों मर जाएगा। जानवर। युन चे ने राहत की गहरी सांस ली।
जैसे जैसे उनका दिमाग शांत हुआ, ड्रैगन सोल डोमेन के उपयोग के दुष्प्रभाव तेजी से बढ़े, जिससे उनकी चेतना पर बहुत प्रभाव पड़ा और वे अस्त व्यस्त हो गईं। उसने स्नो फीनिक्स की ओर हाथ बढ़ाया और कर्कश आवाज में कहा, लिटिल चान, चलो चलते हैं। जितना ऊंचा उतना अच्छा, जितना दूर उतना अच्छा। स्नो फीनिक्स ने हल्की हवा का झोंका दिया और युनचे को अपनी पीठ पर उठा लिया। फिर उसने अपने पंख फड़फड़ाए और आसमान में ऊंची उड़ान भरने लगा। युनचे का दिल आखिरकार कुछ हद तक शांत हो गया था और ठीक इसी समय जैस्मीन की ठंडी आवाज अचानक सुनाई दी, बेहतर होगा कि आप सचेत रहें। आपको पता होना चाहिए कि आपके बुलाने के बाद भी ये तुरंत क्यों नहीं आया। कई बार ये अवश्यंभावी होता है कि उसके घाव बेहद गंभीर होते हैं। इतना ही नहीं, उसके पंखों में भी चोट लग चुकी होती है। हालांकि अब यह उड़ने में कामयाब हो गया है, मुझे संदेह है कि ये दूर तक उड़ पाएगा। युनचे, जैस्मीन ने निश्चित रूप से उसे डराने के लिए ऐसा नहीं कहा था। युनचे ने अपनी जीभ की नोक को काटा, जिससे उसे थोड़ी देर के लिए होश आ गया। उसने तुरंत महसूस किया कि स्नो फीनिक्स का पूरा शरीर तीव्रता से कांप रहा था। आमतौर पर जब उससे बड़ी आंधी का सामना करना पड़ता था तब भी वह आसानी से उड़ता था, लेकिन अब अचानक बहने वाली पहाड़ी हवा के कारण उसका शरीर तेजी से हिलने लगता है। छोटा चान, तुम ये कर सकते हो, युनचे धीरे से चिल्लाया। यदि वह फीनिक्स पर्वत श्रृंखला से बाहर नहीं उड़ पाता तो वह निश्चित रूप से मर जाता। हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से स्नो फीनिक्स बीस्ट की चोटों को कम करके आंका था। कुछ किलोमीटर तक उड़ान भरने की जद्दोजहद के बाद अचानक तेज हवा आई। इस तेज हवा के तहत स्नो फीनिक्स ने तुरंत एक दर्दनाक चीख निकाली, क्योंकि नीचे गिरने से पहले उसके दोनों पंख अचानक कट गए। छोटा चान, युनचे के चिल्लाने के सामने स्नो फीनिक्स ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं की, क्योंकि वह पहले ही बीच हवा में बेहोश हो चुका था। युनचे के पास फीनिक्स रक्तरेखा, ड्रैगन भगवान की रक्तरेखा, सच्चे भगवान की गहन कलाओं की सुरक्षा और एक पूरी तरह से बदला हुआ शरीर था, इसलिए चाहे उसे कितनी भी गंभीर चोट लगी हो, वह अभी भी सहन कर सकता था। लेकिन स्नो फीनिक्स अलग था। ये केवल एक साधारण स्काई प्रोफाउंड जानवर था। अपनी गंभीर चोटों के साथ इतने लंबे समय तक उड़ने के लिए संघर्ष करना पहले से ही उसकी सीमा थी। स्नो फीनिक्स के हवा में गिरने के बाद युनचे के पास उसके बर्फीले पंखों को पकड़ने की भी ऊर्जा नहीं थी और गिरते ही वह धीरे धीरे स्नो फीनिक्स से अलग हो गया। उनके गिरने के कुछ समय बाद युनचे का शरीर मिट्टी में बुरी तरह से कुचल गया। इतना कठिन भी नहीं था। ये स्पष्ट रूप से एक विशाल तिरछी ढलान थी, क्योंकि गिरने के बाद वह तेजी से स्नो फीनिक्स जानवर के साथ नीचे की ओर लुढ़क गया। जैसे ही वह लुढ़का, उसकी अर्धचेतन दृष्टि ने उस स्थान को देखा जिसकी ओर वे लड़खड़ा रहे थे। ये वास्तव में एक अत्यंत खड़ी चट्टान थी। उसने चट्टान के ऊपर विभिन्न पर्वत चोटियां देखी, और कोई भी उस पर्वत चोटी से ऊंची नहीं थी जहां से वह इस समय नीचे लुढ़क रहा था। उस क्षण में उसे तुरंत एहसास हुआ कि वह और स्नो फीनिक्स पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर गिर गए थे। वे इस समय उच्चतम शिखर से 4500 मीटर से अधिक की ऊंचाई से नीचे गिर रहे थे। उसका शरीर आखिरकार चट्टान से नीचे गिर गया, फिर उसकी गिरावट एक तेज गिरावट में बदल गई। उसका सिर ऊपर की ओर होने के कारण वह अपने नीचे की जमीन नहीं देख सका। उसे नहीं पता था कि पहाड़ का ऊपरी हिस्सा या पहाड़ के बीच का हिस्सा उसके नीचे है, या फिर वह सीधे पहाड़ के नीचे गिर जाएगा। जंगली हवा की सनसनाहट उसके दिमाग पर हावी हो गई और उसकी गंभीर चोटों के कारण उसका शरीर अत्यधिक खर्च हो गया था। वह अपने शरीर को नियंत्रित करने में असमर्थ था, जो इस समय हवा में था, इतना कि वह किसी भी गहरी ऊर्जा रक्षा को तैयार करने में असमर्थ था। उसे यकीन नहीं था कि उसे जो रक्तधारा प्राप्त हुई है, देवता और उसकी शक्तिशाली प्राकृतिक रक्षा उस प्रभाव के बल का सामना कर सकती थी जो उसे एक ऐसी स्थिति में गिरने से प्राप्त होता था जिसमें उसके पास कोई गहन ऊर्जा सुरक्षा नहीं थी, चाहे उसके शरीर और हड्डियों को सीधे फाड़ा और कुचला जाए या नहीं। हवा के झोंके ने बाकी सारी आवाजें दबा दी। हवा की सनसनाहट के अलावा युनचे की चेतना में कुछ भी नहीं था। उसमें चीखने की भी ताकत नहीं थी। कई दसियों सांसें बीत जाने के बाद उसके कानों के पास से हवा की आवाज अभी भी चीख रही थी। अंतिम होने तक टकराना। उसने खुद के गिरने की जबरदस्त आवाज और एक लड़की की बमुश्किल पहचानी जाने वाली डरावनी चीख सुनी। उसके पूरे शरीर की सभी दर्दनाक संवेदनाएं उसकी धुंधली चेतना के साथ तुरंत दूर हो गईं। उसने जो आखिरी दृश्य देखा उसका आधा हिस्सा ऊंचे पहाड़ की चट्टान था और दूसरा आधा नीला आकाश था। फिर एक लड़की का चेहरा वह नीले आकाश से प्रकट हुए स्वप्न के समान सुंदर था। उसकी चौड़ी आंखें उससे घूरते सितारों से भी ज्यादा चमकीली थीं। ये आंखें चमकते चांद की तरह पवित्र थीं, ईमानदारी, भय, आश्चर्य और जिज्ञासा से भरी हुई। युनचे ने कई खूबसूरत महिलाओं को देखा था, लेकिन उसके सामने की यह भ्रामक सुंदरता अभी भी उसके दिमाग को बेकाबू कर देती थी।
बहुत सुंदर, क्या ये कोई परी है? स्वर्ग से एक सुंदरता की यह छवि जो नश्वर दुनिया में नहीं होनी चाहिए, वह आखिरी चीज बन गई जिसके बारे में युनचे को पता था। उसके बाद वह पूरी तरह से बेहोश हो गया। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।